छोटू ने सोचा, जीवन शक्ति वाला झरने का पानी एक अद्भुत चीज है और यम पर्वतों में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए क्राउन प्रिंस के लिए फनायरा की मदद के लिए इससे ज्यादा पानी पाना बहुत मुश्किल होगा। छोटू ने विशाल लौकी को संभालने के लिए अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि अत्यधिक भारी जीवन शक्ति वाले झरने के पानी से उसे टूटने से बचाया जा सके। आखिरकार लौकी कोई जादुई वस्तु नहीं थी, बल्कि धातु से बनी एक साधारण चीज थी। अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने ध्यान से इसे खोला और उसमें से चमकते हुए तरल की एक बूंद निकाली। एक कदम आगे बढ़कर उसने पानी को गौर से देखा। इस एक बूंद का वजन भी दर्जनों किलोग्राम था। अगर कोई व्यक्ति इसे सीधे पीता तो पानी उसे अंदर से बाहर तक घोल देता। हालांकि इसे जीवन शक्ति में बदलने के लिए अपनी असली शक्ति का उपयोग करना मुमकिन था, जिसे फिर शरीर की नसों में भेजा जा सकता था। बड़े भाई, दूसरे भाई, अपनी ऊर्जा का संचार करो और अपनी मांसपेशियों को आराम दो। वंशक और दक्ष पहले से ही तैयार थे। अपनी उंगली हिलाते हुए छोटू ने एक और बूंद निकालने के लिए अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर उसने अपनी उंगली फिर से हिलाई, जिससे वे दो झिलमिलाती, घूमती ऊर्जा की अभिव्यक्तियां बन गईं, जो जीवन शक्ति से गूंज रही थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वह ऊर्जा अपने दोनों भाइयों में भेज दी। वंशक ने सबसे पहले कर्कश आवाज निकाली, क्योंकि उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह फटने वाला है। आखिरकार जीवन शक्ति झरने के पानी की एक बूंद ही किसी व्यक्ति की जीवन शक्ति को आखिरी हद तक ले जाने के लिए काफी थी। इस पदार्थ की एक बूंद से पेड़ को सींचने से कुछ ही दिनों में एक पौधा एक शक्तिशाली पेड़ बन सकता है। यह सच में भयानक था। बेशक कोई भी पेड़ों को जीवन शक्ति वाले झरने के पानी से सींचने की बेवकूफी भरी हद तक नहीं जाएगा। यहाँ तक कि दुर्लभ से दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को भी इस तरह के उपचार की जरूरत नहीं होती। भाइयों, छोटू ने कहा, 4 मौसमों का सार 24 सौर पदों और उनसे जुड़ी 24 खास जगहों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा शरीर स्वर्ग और पृथ्वी है, सभी ज्योतिषीय घटनाओं का सबसे बड़ा मालिक है। इस रहस्यमय सच को समझो और तुम स्वर्ग से जीवन पा सकते हो। इसके साथ ही उसने अपने भाइयों की मदद करने के लिए अपनी असली शक्ति उन पर डाल दी। वंशक और दक्ष को शिवांशु और उसके साथ आए दूसरे बुजुर्गों के साथ वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन सभी की नसें कसकर बंद कर दी गई थीं। छोटू ने अपने हाथ हिलाए और उन्हें मुक्त करते समय तड़कने की आवाजें सुनाई दी। 9वें युवा स्वामी, शिवांशु ने अचानक कहा। दौड़कर वह अपने घुटनों पर गिर गया और भूवाल को सलाम किया। फिर उसने छोटू और सौर्य कबीला के दूसरे लोगों को घूरते हुए कहा, इस मामूली सौर्य कबीला ने हमारे वसंत और शरद रथु के घर के साथ खेलने की हिम्मत की। उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। युवा स्वामी, कृपया तुरंत सजा दें, नहीं तो हम बहुत बदनाम हो जाएंगे। अपना मुंह बंद करो, भूवाल चिल्लाया। तुम बेवकूफ मूर्ख हो जो वसंत और शरद ऋतु के घर के लिए अपना सम्मान खो चुके हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने अभी अभी भाई छोटू के साथ बहस की है और मेरा विश्वास करो, अगर वह तुम सबको मरवाना चाहता तो वह एक झटके में ऐसा कर सकता था। सच में तुम उससे तुरंत माफी मांगो। लेकिन 9वें युवा स्वामी, हमारे कुछ शिष्यों के गायब होने में सौर्य कबीला जरूर शामिल है। आज मैं यहाँ सिर्फ इस मामले को सुलझाने के लिए आया हूँ, भूवाल ने कहा। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था। यह एक ऐसा मामला है जिसमें डेमी इमोर्टल एकेडमी और हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड ऑन्टम दोनों शामिल हैं और इसलिए तुम अपनी राय देने के लायक नहीं हो। मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, समझे? हाँ, 9वें युवा भगवान, शिवांशु ने कांपते हुए कहा। वह भूवाल के काम करने के तरीके से वाकिफ था और जानता था कि वह जितना ज्यादा भावहीन होगा उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। भाई भूवाल, आप मेहमान हैं, छोटू ने कहा। बदकिस्मती से मेरे पास यहाँ मनोरंजन के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों ना हम मेरे पढ़ने के कमरे में चलें और हम तुम्हारे उन शिष्यों के गायब होने के बारे में बात करें। मैं पूरी जानकारी दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई छोटू। सच कहूँ तो मेरे पिताजी ने मुझे इसी मुद्दे को संभालने के लिए यहाँ भेजा था। अगर मैं उनकी मर्जी के मुताबिक चीजों का ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं उनके सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा और मेरे भाई बहन जरूर मेरे नुकसान का फायदा उठाएंगे। भाई छोटू, तुम्हें नहीं पता कि मेरे परिवार में किस तरह की चीजें होती हैं। ऐसा कहकर वे दोनों अंदर चले गए। साथ में 4 बड़े भी थे जो इतने ऊंचे पद पर थे कि वे मीटिंग में शामिल होने के लायक थे। शिवांशु और बाकी लोग बाहर रह गए। रास्ते में छोटू ने सोचा कि आगे क्या करना है। हालांकि यह भूवाल हालात के बारे में शिकायत करने का नाटक कर रहा है, लेकिन सच यह है कि वह असल में यह जानना चाहता है कि उन शिष्यों के साथ क्या हुआ। वह एक बड़े समुदाय का एक युवा स्वामी है, लेकिन उसे अभी भी बहुत ज्यादा मुकाबले और अंदरूनी लड़ाई से निपटना है। यह एक शाही राजकुमार होने से भी बुरा लगता है। अगर वह अपने कामों को अच्छी तरह से नहीं संभालता
तो उस पर हमला किया जाएगा, और अगर उसकी बदनामी हो जाती है तो उससे उबरना बहुत मुश्किल होगा। बैठने के बाद भूवाल ने कहा, भाई छोटू, क्या ऐसा हो सकता है कि वसंत और शरद रथु के घर के कुछ बेकार शिष्यों ने सौर्य कबीला का अपमान किया हो? यह बिल्कुल सही है, छोटू ने कहा। वसंत और शरद रथु के घर के सभी लोग हैरान थे कि उसका सच छिपाने का कोई इरादा नहीं था। कुछ समय पहले तुम्हारे घर के कुछ शिष्यों ने सौर्य कबीला को खत्म करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही उसने विस्तार से बताया कि कैसे वह चेन कबीले को लूट रहा था जब उसे चिलियोकॉसम आईना मिला, और कैसे वसंत और शरद रथु के घर से कुछ शिष्य अचानक प्रकट हुए, आईने की मांग की और फिर उस पर हमला किया। उसने पूरी कहानी सुनाई, जिसमें बताया कि कैसे उसने कुछ शिष्यों को मार डाला और दूसरों को अपंग कर दिया, और यही हुआ। भाई भूवाल, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने सही किया? हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था, और फिर भी उन शिष्यों ने मांग की कि हम उनके गुलाम बने। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपने कबीले को मछली की तरह यूं ही बैठे रहने दे सकता हूं। कहानी सुनते ही भूवाल की आंखों में गुस्सा जलने लगा। तो इस तरह से चीजें हुई, अनुशासनहीन और बदतमीज। मुझे लगभग यकीन नहीं हो रहा कि वसंत और शरद रथु के घर के शिष्य इस तरह से काम करेंगे। बुजुर्गों, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे समुदाय के शिष्य आजकल सच में इतने घमंडी हैं? नौवें युवा लॉर्ड, श्रीमान, बुजुर्गों में से एक ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था। इस तरह की बात सभी बड़े समुदायों के साथ होती है। ये सच में होना ही है। यहाँ तक कि डेमी इमोर्टल एकेडमी जैसे नेक और ईमानदार संगठनों में भी कुछ बुरे लोग होंगे जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने और लूटने के लिए करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे मामलों को अंदरूनी तौर पर ही निपटाना चाहिए। अगर यह बात बाहर आ गई कि बाहरी लोग हमारे शिष्यों को अनुशासन सिखा रहे हैं तो हम कमजोर दिखेंगे। हमारे जैसे बड़े समुदायों के लिए इज्जत ही सब कुछ है। नौवें युवा लॉर्ड, कृपया ध्यान से सोचें कि आप इसे कैसे संभालते हैं। दूसरे बुजुर्गों में से एक ने देखा कि छोटू का चेहरा पल पल गंभीर होता जा रहा था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, बेशक सौर्य कबीला ने कुछ भी गलत नहीं किया। आप सच में एक मुश्किल हालत में हैं नौवें युवा स्वामी। छोटू, कृपया हमें यहाँ थोड़ी छूट दें, हम आपको दोष नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ नौवें युवा स्वामी को वापस जाना होगा और हालात के बारे में एक रिपोर्ट बनानी होगी। मुझे यकीन है कि हम एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। आखिरकार हमारे नौवें युवा स्वामी सौर्य कबीला के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। छोटू का चेहरा नरम पड़ गया। मैं समझता हूँ यह मामला पूरे वसंत और शरद रथु के घर की इज्जत पर असर डाल सकता है। हालांकि हमारा सौर्य कबीला किसी भी तरह से गलत नहीं था, लेकिन धर्म के लिए हम चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे। भाई भूवाल, क्या मैं कुछ मुआवजा दे सकता हूँ? ओह, भूवाल ने चौंकते हुए कहा। भाई छोटू, आज तुम इतने उदार हो कि मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वैसे भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्यों ना मैं वापस जाकर कह दूं कि लापता शिष्यों पर जंगली जानवरों ने हमला किया और उन्हें मार डाला, और इसका सौर्य कबीला से कोई लेना देना नहीं था। लगभग उसी समय दो युवतियों की आवाज उनके कानों तक पहुंची। अपने हाथ मुझसे हटाओ, मुझे जाने दो। तुम्हारे मामूली सौर्य कबीला ने वसंत और शरद रथु के घर के शिष्यों को मारने की हिम्मत की, और फिर तुमने हमारी ऊर्जा की कलाओं को अपंग कर दिया। इसकी वजह से तुम्हारा पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। दरवाजा खुला और दो युवतियों को अंदर धकेल दिया गया। वही शिष्य जिन्हें छोटू ने अपंग बना दिया था। जब उन्हें पता चला कि कमरे में कौन है तो वे पहले तो हैरान रह गईं, लेकिन फिर जोर से चिल्लाने लगीं, नौवें युवा स्वामी, आपको हमारा बदला लेना होगा। सौर्य कबीला को मिटा दो। यही वह आदमी है जिसने हमारे बड़े भाइयों को मारा था। उसने उन्हें काट डाला। ठंडी सांस लेते हुए भूवाल ने उस युवती को बीच में रोकने के लिए अपनी उंगलियां चटकाईं, लेकिन युवती ने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। भाई छोटू, इन जिद्दी बेवकूफ शिष्यों के अपराध सच में माफ करने लायक नहीं है। बिना किसी चेतावनी के छोटू ने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली के ऊपर एक चमकती हुई तरल की बूंद तैरती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही एक शक्तिशाली चमक भी आई, जिसने तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों को उत्साहित कर दिया। भूवाल और बुजुर्गों की आंखें थाली जितनी चौड़ी हो गईं। क्या यह जीवन शक्ति झरना, क्या यह सच में मशहूर जीवन शक्ति झरना है? यही सच है, छोटू ने जवाब दिया। डेमी इमोर्टल एकेडमी के लिए मैंने जो कुछ अच्छी सेवा की, उसकी वजह से मुझे जीवन शक्ति झरने के पानी की यह बूंद मिली। यह सिर्फ एक बूंद है, लेकिन यह किसी को भी जीवन ग्रहण के स्तर तक ले जाने के लिए काफी से ज्यादा होनी चाहिए। शायद यह मुआवजा वसंत और शरद रथु के घर को हुई परेशानी की भरपाई के लिए काफी होगा। यह इसमें एक पल लगा, लेकिन भुवाल ने खुद को शांत किया। तुम इस तरह के अद्भुत तोहफे को मुआवजा कहते हो? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे गुणों की कोई सीमा नहीं है भाई छोटू। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं। स्नैप, क्रैक, भूवाल की उंगलियां धुंधली हो गईं और दो चीखें गूंज उठीं। फिर वसंत और शरद रथु के घर की दो युवतियां पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ीं, मरी हुई। उनकी छाती में छेद हो गए थे। ध्रुव ने चमकती आंखों से देखा। वह इस मामले में भूवाल के रुख से पूरी तरह वाकिफ थी। मौत भी उन दो शिष्यों के अपराधों को नहीं मिटा सकती। वे अनुशासनहीन और बुरे लुटेरे थे। बड़ों, यह देखते हुए कि उन्होंने कबीले के नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया है,
क्या उन्हें मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी? भूवाल ने बड़ों की ओर देखा। हाँ, उनमें से एक ने सिर हिलाते हुए कहा। भाई छोटू, मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए मामले संतोषजनक ढंग से सुलझ गए हैं। मैं वापस जाकर अपने पिताजी को पूरी रिपोर्ट दूंगा और मैं यह भी सलाह दूंगा कि वसंत और शरद रथु का घर सौर्य कबीला के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन करे। यह कहते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वैसे शैडो का घर हाल ही में तुम्हारे कबीले पर नजर रख रहा है। अगर तुम्हें उनसे निपटने के लिए हमारी मदद की जरूरत है तो बस कह देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, छोटू ने कहा। उसकी आवाज ठंडी हो गई। हाउस ऑफ शैडो एक घिनौना संगठन है जो नक्शे से मिटा दिए जाने के लायक है। मैं खुद उन कुत्तों को मार डालूंगा। जब तक वे कोई लेजेंडरी नहीं भेजते वे मुझसे नहीं निपट पाएंगे। जैसे जैसे छोटू बोलता गया उसकी चमक और ज्यादा शक्तिशाली होती गई, जिससे भूवाल और चारों बुजुर्गों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी आंखों में डर झलकने लगा क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि छोटू कितना शक्तिशाली था। हे भगवान, एक बुजुर्ग ने सोचा, उसकी असली ताकत बहुत ज्यादा है। वह ऑक्टोनरी या नॉनरी लाइफ सीजर जितना शक्तिशाली है। क्या वह सिर्फ एक होनहार व्यक्ति है या वह सच में बहुत पुराने समय के महान संतों की तरह है, स्वर्ग से धरती पर उतरा हुआ कोई देवता? बहुत बढ़िया भाई छोटू, भूवाल ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। अब मुझे पता चला कि तुम पहले सच में खुद पर काबू रख रहे थे। मैं तुम्हारे मुकाबले में कहीं नहीं हूँ। दया आखिरकार एक गुण है, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो भाई भूवाल, हम पहली नजर में ही दोस्त बन गए। इसलिए सौर्य कबीला और वसंत और शरद रथु के घर के बीच भविष्य के गठबंधन के लिए हम अभी और यहीं भाई क्यों नहीं बन जाते? छोटू को कभी भी वसंत और शरद रथु के घर के साथ लड़ाई में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए जैसे ही उस लड़के ने बात की, उसने अपनी ऊर्जा की कला को काबू में किया और कहा, युवा भगवान, क्या आपको कुछ कहना था? उस युवा स्वामी ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, अब मैं समझ गया कि तुम सच में इतने ताकतवर हो कि हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम से कुछ भी मांग सकते हो। ऐसा करते हैं, हम झांग लिए और दूसरे बुजुर्गों को वापस पाने के लिए जो भी फिरौती तुम मांगोगे देंगे। उसके सीधे सादे तरीके से बोलने से साफ पता चल रहा था कि छोटू ने उसे उसकी जगह दिखा दी थी। छोटू समझ सकता था कि यह युवा स्वामी क्या करना चाहता था। यह देखते हुए कि उसके पास छोटू को संभालने का कोई तरीका नहीं था, वह लड़ाई के हथियारों को कीमती पत्थरों और रेशम के तोहफों में बदलना चाहता था। यही वजह थी कि उसने सीधे मुद्दे पर आकर अपनी मांगें साफ साफ बता दी, ताकि आगे किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बचा जा सके। छोटू की रहस्यमय ऊर्जा की कलाओं का इसमें कुछ हाथ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह युवा स्वामी एक क्विनरी लाइफ सीजर था। छोटू ने जो जलता हुआ सूरज बुलाया था वह उसके लिए बहुत ज्यादा था। और अगर छोटू कोई मामूली आदमी होता तो शायद उसे वसंत और शरद रथु के घर की इज्जत के साथ धमकाना काम कर जाता। लेकिन वह डेमी इमॉर्टल एकेडमी का छात्र था, इसलिए चीजें अलग थीं। डेमी इमॉर्टल एकेडमी पूरे समृद्ध महाद्वीप में नंबर 1 संस्थान था, एक ऐसा संगठन जिसकी तुलना हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम भी नहीं कर सकता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस युवा राजा के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, छोटू ने कहा। वह अपना वजन बहुत ज्यादा इधर उधर फेंकने में दिलचस्पी नहीं रखता था। सच कहूं तो वह स्थिति को शांत करने की उम्मीद कर रहा था। अगर आप यही चाहते हैं यंग लॉर्ड, तो सौर्य कबीला को इसका पालन करने में खुशी होगी। जब लोग मुझे थोड़ी भी इज्जत देते हैं तो मैं उन्हें 100 गुना ज्यादा इज्जत देता हूं। हम शिवांशु और उसके साथ आए बुजुर्गों को वापस कर देंगे। इसके अलावा हम वसंत और शरद रथु के घर से एक भी पैसा मुआवजा नहीं मांगते। सच में, युवा स्वामी ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मान लिया था कि सौर्य कबीला मामले को सुलझाने के लिए उनसे बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। इस तरह से मामला सामने आना काफी अच्छा लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे छोटू पसंद है। भाई छोटू, चूंकि आप इतने उदार हैं तो चलिए मान लेते हैं कि वसंत और शरद रथु के घर और सौर्य कबीला के बीच का मामला पूरी तरह से सुलझ गया है। वैसे भाई छोटू, आपको मुझे यंग लॉर्ड कहकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पिता के कई नाकारा बेटों में से एक हूं। कृपया मुझे भूवाल कहिए। छोटू ने सिर हिलाया, फिर अपने पिता और भाइयों की ओर देखने लगा। बड़े भाई, दूसरे भाई, उस शिवांशु को बाहर निकालो। हाँ, तीसरे भाई। वंशक और दक्ष जल्दी से चले गए। रुको, वे सब लाइफ सीजर हैं? भूवाल ने सोचा। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यान हेवन के मामूली सौर्य कबीला के पास 3 लाइफ सीजर हैं। छोटे तालाब में बड़ी मछलियों की बात करें, सच में वे छोटे तालाब में बड़ी शार्क की तरह हैं। भूवाल की इस जगह के बारे में राय पल पल बदल रही थी। पहले उसने सोचा था कि यहाँ के लोग सिर्फ नए नए अमीर हुए गंवार हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वे सच में एक टॉप क्लास के अमीर परिवार के लोग थे। आखिरकार इन देशों में लोग ताकत की इज्जत करते थे,
कबीले में 3 लाइफसीजर और रहस्यमय छोटू के साथ, जिसे क्विनरी लाइफसीजर भी नहीं संभाल सकता था। ये साफ था कि सौर्य कबीला जरूर आने वाले सैकड़ों सालों तक रहेगा। वंशक और दक्ष को शिवांशु और उसके साथ आए दूसरे बुजुर्गों के साथ वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन सभी की नसें कसकर बंद कर दी गई थीं। छोटू ने अपने हाथ हिलाए और उन्हें मुक्त करते समय तड़कने की आवाजें सुनाई दी। 9वें युवा स्वामी, शिवांशु ने अचानक कहा। दौड़कर वह अपने घुटनों पर गिर गया और भूवाल को सलाम किया। फिर उसने छोटू और सौर्य कबीला के दूसरे लोगों को घूरते हुए कहा, इस मामूली सौर्य कबीला ने हमारे वसंत और शरद रथु के घर के साथ खेलने की हिम्मत की। उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। युवा स्वामी, कृपया तुरंत सजा दें, नहीं तो हम बहुत बदनाम हो जाएंगे। अपना मुंह बंद करो, भूवाल चिल्लाया। तुम बेवकूफ मूर्ख हो जो वसंत और शरद रथु के घर के लिए अपना सम्मान खो चुके हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने अभी अभी भाई छोटू के साथ बहस की है और मेरा विश्वास करो, अगर वह तुम सबको मरवाना चाहता तो वह एक झटके में ऐसा कर सकता था। सच में तुम उससे तुरंत माफी मांगो। लेकिन 9वें युवा स्वामी, हमारे कुछ शिष्यों के गायब होने में सौर्य कबीला जरूर शामिल है। आज मैं यहाँ सिर्फ इस मामले को सुलझाने के लिए आया हूँ, भूवाल ने कहा। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था। ये एक ऐसा मामला है जिसमें डेमी इमोर्टल एकेडमी और हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड ऑन्टम दोनों शामिल हैं और इसलिए तुम अपनी राय देने के लायक नहीं हो। मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, समझे? हाँ, 9वें युवा भगवान, शिवांशु ने कांपते हुए कहा। वह भूवाल के काम करने के तरीके से वाकिफ था और जानता था कि वह जितना ज्यादा भावहीन होगा उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। भाई भूवाल, आप मेहमान हैं, छोटू ने कहा। बदकिस्मती से मेरे पास यहाँ मनोरंजन के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों ना हम मेरे पढ़ने के कमरे में चलें और हम तुम्हारे उन शिष्यों के गायब होने के बारे में बात करें। मैं पूरी जानकारी दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई छोटू। सच कहूँ तो मेरे पिताजी ने मुझे इसी मुद्दे को संभालने के लिए यहाँ भेजा था। अगर मैं उनकी मर्जी के मुताबिक चीजों का ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं उनके सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा और मेरे भाई बहन जरूर मेरे नुकसान का फायदा उठाएंगे। भाई छोटू, तुम्हें नहीं पता कि मेरे परिवार में किस तरह की चीजें होती हैं। ऐसा कहकर वे दोनों अंदर चले गए। साथ में 4 बड़े भी थे जो इतने ऊंचे पद पर थे कि वे मीटिंग में शामिल होने के लायक थे। शिवांशु और बाकी लोग बाहर रह गए। रास्ते में छोटू ने सोचा कि आगे क्या करना है। हालांकि यह भूवाल हालात के बारे में शिकायत करने का नाटक कर रहा है, लेकिन सच यह है कि वह असल में यह जानना चाहता है कि उन शिष्यों के साथ क्या हुआ। वह एक बड़े समुदाय का एक युवा स्वामी है, लेकिन उसे अभी भी बहुत ज्यादा मुकाबले और अंदरूनी लड़ाई से निपटना है। यह एक शाही राजकुमार होने से भी बुरा लगता है। अगर वह अपने कामों को अच्छी तरह से नहीं संभालता तो उस पर हमला किया जाएगा और अगर उसकी बदनामी हो जाती है तो उससे उबरना बहुत मुश्किल होगा। बैठने के बाद भूवाल ने कहा, भाई छोटू, क्या ऐसा हो सकता है कि वसंत और शरद रथु के घर के कुछ बेकार शिष्यों ने सौर्य कबीला का अपमान किया हो? यह बिल्कुल सही है, छोटू ने कहा। वसंत और शरद रथु के घर के सभी लोग हैरान थे कि उसका सच छिपाने का कोई इरादा नहीं था। कुछ समय पहले तुम्हारे घर के कुछ शिष्यों ने सौर्य कबीला को खत्म करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही उसने विस्तार से बताया कि कैसे वह चेन कबीले को लूट रहा था जब उसे चिलियोकॉसम आईना मिला और कैसे वसंत और शरद रथु के घर से कुछ शिष्य अचानक प्रकट हुए, आईने की मांग की और फिर उस पर हमला किया। उसने पूरी कहानी सुनाई जिसमें बताया कि कैसे उसने कुछ शिष्यों को मार डाला और दूसरों को अपंग कर दिया। और यही हुआ भाई भूवाल। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने सही किया? हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था और फिर भी उन शिष्यों ने मांग की कि हम उनके गुलाम बने। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपने कबीले को मछली की तरह यूं ही बैठे रहने दे सकता हूँ। कहानी सुनते ही भूवाल की आंखों में गुस्सा जलने लगा। तो इस तरह से चीजें हुई, अनुशासनहीन और बदतमीज। मुझे लगभग यकीन नहीं हो रहा कि वसंत और शरद रथु के घर के शिष्य इस तरह से काम करेंगे। बुजुर्गों, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे समुदाय के शिष्य आजकल सच में इतने घमंडी हैं? 9वें युवा लॉर्ड, श्रीमान, बुजुर्गों में से एक ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था। इस तरह की बात सभी बड़े समुदायों के साथ होती है। ये सच में होना ही है। यहाँ तक कि डेमी इमोर्टल एकेडमी जैसे नेक और ईमानदार संगठनों में भी कुछ बुरे लोग होंगे जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने और लूटने के लिए करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे मामलों को अंदरूनी तौर पर ही निपटाना चाहिए। अगर यह बात बाहर आ गई कि बाहरी लोग हमारे शिष्यों को अनुशासन सिखा रहे हैं तो हम कमजोर दिखेंगे। हमारे जैसे बड़े समुदायों के लिए इज्जत ही सब कुछ है। 9वें युवा लॉर्ड, कृपया ध्यान से सोचें कि आप इसे कैसे संभालते हैं। दूसरे बुजुर्गों में से एक ने देखा कि छोटू का चेहरा पल पल गंभीर होता जा रहा था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, बेशक सौर्य कबीला ने कुछ भी गलत नहीं किया। आप सच में एक मुश्किल हालत में हैं 9वें युवा स्वामी। छोटू, कृपया हमें यहाँ थोड़ी छूट दें। हम आपको दोष नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ 9वें युवा स्वामी को वापस जाना होगा और हालात के बारे में एक रिपोर्ट बनानी होगी। मुझे यकीन है कि हम एक समझौते पर पहुंच सकते हैं।
आखिरकार हमारे 9वें युवा स्वामी सौर्य कबीला के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। छोटू का चेहरा नरम पड़ गया। मैं समझता हूँ यह मामला पूरे वसंत और शरद ऋतु के घर की इज्जत पर असर डाल सकता है। हालांकि हमारा सौर्य कबीला किसी भी तरह से गलत नहीं था, लेकिन धर्म के लिए हम चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे। भाई भुवाल, क्या मैं कुछ मुआवजा दे सकता हूँ? ओ, भुवाल ने चौंकते हुए कहा। भाई छोटू, आज तुम इतने उदार हो कि मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वैसे भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्यों ना मैं वापस जाकर कह दूं कि लापता शिष्यों पर जंगली जानवरों ने हमला किया और उन्हें मार डाला और इसका सौर्य कबीला से कोई लेना देना नहीं था। लगभग उसी समय 2 युवतियों की आवाज उनके कानों तक पहुंची। अपने हाथ मुझसे हटाओ, मुझे जाने दो। तुम्हारे मामूली सौर्य कबीला ने वसंत और शरद ऋतु के घर के शिष्यों को मारने की हिम्मत की और फिर तुमने हमारी ऊर्जा की कलाओं को अपंग कर दिया। इसकी वजह से तुम्हारा पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। दरवाजा खुला और 2 युवतियों को अंदर धकेल दिया गया। वही शिष्य जिन्हें छोटू ने अपंग बना दिया था। जब उन्हें पता चला कि कमरे में कौन है तो वे पहले तो हैरान रह गईं, लेकिन फिर जोर से चिल्लाने लगीं। 9वें युवा स्वामी, आपको हमारा बदला लेना होगा। सौर्य कबीला को मिटा दो। यही वह आदमी है जिसने हमारे बड़े भाइयों को मारा था। उसने उन्हें काट डाला। ठंडी सांस लेते हुए भुवाल ने उस युवती को बीच में रोकने के लिए अपनी उंगलियां चटकाईं, लेकिन युवती ने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। भाई छोटू, इन जिद्दी बेवकूफ शिष्यों के अपराध सच में माफ करने लायक नहीं है। बिना किसी चेतावनी के छोटू ने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली के ऊपर एक चमकती हुई तरल की बूंद तैरती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही एक शक्तिशाली चमक भी आई जिसने तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों को उत्साहित कर दिया। भुवाल और बुजुर्गों की आंखें थाली जितनी चौड़ी हो गईं। क्या यह जीवन शक्ति झरना, क्या यह सच में मशहूर जीवन शक्ति झरना है? यही सच है, छोटू ने जवाब दिया। डेमी इमोर्टल एकेडमी के लिए मैंने जो कुछ अच्छी सेवा की उसकी वजह से मुझे जीवन शक्ति झरने के पानी की यह बूंद मिली। यह सिर्फ एक बूंद है, लेकिन यह किसी को भी जीवन ग्रहण के स्तर तक ले जाने के लिए काफी से ज्यादा होनी चाहिए। शायद यह मुआवजा वसंत और शरद ऋतु के घर को हुई परेशानी की भरपाई के लिए काफी होगा। इसमें एक पल लगा, लेकिन भुवाल ने खुद को शांत किया। तुम इस तरह के अद्भुत तोहफे को मुआवजा कहते हो? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे गुणों की कोई सीमा नहीं है। भाई छोटू, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। भुवाल की उंगलियां धुंधली हो गईं और 2 चीखें गूंज उठीं। फिर वसंत और शरद ऋतु के घर की 2 युवतियां पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ीं, मरी हुई। उनकी छाती में छेद हो गए थे। ध्रुव ने चमकती आंखों से देखा। वह इस मामले में भुवाल के रुख से पूरी तरह वाकिफ थी। मौत भी उन 2 शिष्यों के अपराधों को नहीं मिटा सकती। वे अनुशासनहीन और बुरे लुटेरे थे। बड़ों, यह देखते हुए कि उन्होंने कबीले के नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया है, क्या उन्हें मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी? भुवाल ने बड़ों की ओर देखा। हाँ, उनमें से एक ने सिर हिलाते हुए कहा। भाई छोटू, मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए मामले संतोषजनक ढंग से सुलझ गए हैं। मैं वापस जाकर अपने पिताजी को पूरी रिपोर्ट दूंगा और मैं यह भी सलाह दूंगा कि वसंत और शरद ऋतु का घर सौर्य कबीला के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन करे। यह कहते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वैसे शैडो का घर हाल ही में तुम्हारे कबीले पर नजर रख रहा है। अगर तुम्हें उनसे निपटने के लिए हमारी मदद की जरूरत है तो बस कह देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, छोटू ने कहा। उसकी आवाज ठंडी हो गई। हाउस ऑफ शैडो एक घिनौना संगठन है जो नक्शे से मिटा दिए जाने के लायक है। मैं खुद उन कुत्तों को मार डालूंगा। जब तक वे कोई लेजेंडरी नहीं भेजते वे मुझसे नहीं निपट पाएंगे। जैसे जैसे छोटू बोलता गया उसकी चमक और ज्यादा शक्तिशाली होती गई, जिससे भुवाल और चारों बुजुर्गों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी आंखों में डर झलकने लगा क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि छोटू कितना शक्तिशाली था। हे भगवान, एक बुजुर्ग ने सोचा, उसकी असली ताकत बहुत ज्यादा है। वह ऑक्टोनरी या नॉनरी लाइफ सीजर जितना शक्तिशाली है। क्या वह सिर्फ एक होनहार व्यक्ति है या वह सच में बहुत पुराने समय के महान संतों की तरह है, स्वर्ग से धरती पर उतरा हुआ कोई देवता? बहुत बढ़िया भाई छोटू, भुवाल ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। अब मुझे पता चला कि तुम पहले सच में खुद पर काबू रख रहे थे। मैं तुम्हारे मुकाबले में कहीं नहीं हूँ। दया आखिरकार एक गुण है, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो भाई भुवाल, हम पहली नजर में ही दोस्त बन गए। इसलिए सौर्य कबीला और वसंत और शरद ऋतु के घर के बीच भविष्य के गठबंधन के लिए हम अभी और यहीं भाई क्यों नहीं बन जाते? भाई बन जाओ। पहले तो वह हक्का बक्का रह गया, पर जल्दी ही उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। यह देखकर कि ध्रुव ने अभी अभी अपनी असली ताकत का थोड़ा सा प्रदर्शन किया था, भुवाल समझ गया कि वह जीवन निचोड़ने की अवस्था में एक असाधारण शक्तिशाली व्यक्ति है। इसके अलावा कौन नहीं चाहेगा कि डेमी इमोर्टल एकेडमी में उसका कोई दोस्त हो, या उससे भी बढ़कर एक धर्म भाई। ठीक है, उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। हमारी पहली मुलाकात में ही दोस्ती हो गई, तो चलो ऐसा करते हैं। हम भाई बहन की तरह एक दूसरे के साथ झींगे और मरेंगे और जीत और हार में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। बहुत बढ़िया। सबसे बड़े भाई, दूसरे भाई, उपसंप्रदाय नेता भुवाल और मैं अभी और यहीं शपथ लेकर भाई बनने जा रहे हैं। कुछ धूप बत्ती लाओ। जरूर।
वंशक और दक्ष ने तुरंत सारी व्यवस्था कर ली। जहां तक बड़ों की बात है, उन्होंने एक दूसरे को देखा पर कुछ कहा नहीं। आखिरकार इस तरह की व्यवस्था उनके लिए फायदेमंद ही थी। ध्रुव की साधना के स्तर को देखते हुए वह साफ तौर पर डेमी इमोर्टल एकेडमी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाला था। उनके 9वें युवा भगवान के लिए ऐसा धर्म भाई होना उनके लिए सौर्य कबीला में अपने संघर्षों से निपटना थोड़ा आसान कर देगा। धर्म भाई मित्रों से अलग होते हैं। मित्र तो बस ऐसे अजनबी होते हैं जिनसे अचानक मुलाकात हो जाती है और जिनसे जान पहचान हो जाती है, लेकिन धर्म भाई एक औपचारिक रस्म के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। वे एक साथ जीने और मरने की और यश और अपमान दोनों को साझा करने की कसम खाते हैं। धूप बत्ती तैयार होने के बाद ध्रुव और भुवाल अपने घुटनों पर झुक गए। आवाज मिलाकर कहा, आज के दिन हम भुवाल और ध्रुव भाई बनने की शपथ लेते हैं। हम जीवन और मृत्यु, गौरव और अपमान साझा करेंगे। हालांकि हमारा जन्म एक ही दिन नहीं हुआ, पर हम उम्मीद करते हैं कि हम एक ही दिन एक साथ मरेंगे। अगर हम में से कोई भी दूसरे को धोखा देता है तो स्वर्ग उसे नष्ट कर दे और पृथ्वी उसे मिटा दे और उसे नश्वर और देवता दोनों ही धिक्कारें। इसके साथ ही उन्होंने 8 बार प्रणाम किया, जिससे यह व्यवस्था औपचारिक हो गई। इसके बाद वे खुशी से हंसने लगे। ध्रुव ने भुवाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहुत अच्छा भाई, अब से सौर्य कबीला और वसंत और शरद ऋतु का घर एक साथ आगे बढ़ेंगे और एक साथ पीछे हटेंगे। अगर तुम्हें कभी किसी चीज में मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। तुम्हारी कोई भी परेशानी मेरी भी परेशानी होगी। भुवाल ने औपचारिक रूप से हाथ मिलाया। बहुत बढ़िया, अब से जो कुछ भी सौर्य कबीला के लिए मायने रखता है वह मेरे लिए भी मायने रखता है। तुम्हारे पिता मेरे पिता हैं। हिमेश ने अपना गला साफ किया। ओह, शायद मैं यह सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। ध्रुव मुस्कुराया। बहुत अच्छा मेरे भाई, जीवन शक्ति झरने के पानी की उस बूंद का ध्यान रखना। एक बार जब तुम्हारे पिता को इसके बारे में पता चलेगा तो वह जरूर मानेंगे कि तुमने मामले को बहुत अच्छे से संभाला है। हाँ, इस जीवन शक्ति झरने को पाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाएगा। हालांकि तुम्हारा धर्म भाई बनना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे एकेडमी स्तर की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आने वाली है। दूसरे बड़े संप्रदायों के बहुत से लोग वहां देखने के लिए आएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे। भाई, अभी तुम जो कर सकते हो उसे देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि तुम प्रतियोगिता में जीत हासिल करोगे। मुझे भी यही उम्मीद है, ध्रुव ने कहा। अपना हाथ हिलाते हुए उसने अपनी शैतान भगवान की मुहर का इस्तेमाल करके जेड जैसा दिखने वाला एक छोटा सा सच्चा ऊर्जा का टुकड़ा बुलाया। इसे भुवाल को देते हुए उसने कहा, भाई, ये एक पल में नष्ट न होने वाली सच्ची ऊर्जा की मुहर है। अगर जरूरत हो तो मुझे संदेश भेजने के लिए इसे तोड़ देना। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। ध्रुव के सी गॉड एकेडमी के भाई अरमान ने पृथ्वी के चारों कोनों का तावीज बनाने के लिए इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था। भुवाल ने सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा, अब विदा लेने का समय आ गया है। वसंत और शरद ऋतु के घर से यह दिव्य तावीज ले लो। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत पड़े तो तुम इसका इस्तेमाल करके मुझे ढूंढ सकते हो। इसके साथ ही उसने एक जेड तावीज थमा दिया। अलविदा भाई, जब तक हम फिर से न मिलें। भुवाल हवा के एक झोंके में चला गया। अपने साथ बुजुर्गों, मारे गए योद्धाओं के शवों और शिवांशु को ले गया। पलक झपकते ही वे सब गायब हो गए। ध्रुव ने न सिर्फ एक बड़ी दुश्मनी को खत्म किया, बल्कि उसने वसंत और शरद आर्थु के घर के 9वें युवा राजा को धर्म भाई के रूप में पा लिया। तुम बहुत बड़े हो गए हो ध्रुव, हिमेश ने कहा। अपने बेटे को कंधे पर थपथपाते हुए उसने कहा, एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम जिद्दी हो जाओगे और वसंत और शरद ऋतु के घर का अपमान करोगे। शायद इससे तुम्हें कोई फर्क न पड़े, क्योंकि तुम हमेशा डेमी इमोर्टल एकेडमी वापस जा सकते हो। लेकिन इससे यानहेवन में हमारे लिए कुछ बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। इसके बजाय तुमने सब कुछ एक बड़ी ब्लेसिंग में बदल दिया। जीवन में भाईचारा होने से सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तुमने वाकई कुछ अविश्वसनीय काम किया है बेटा। मैं इसे अविश्वसनीय नहीं कहूंगा पिताजी। इसे तब तक के लिए बचाकर रखिए जब मेरी साधना उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां मैं हैंगिंग माउंटेन जाकर मां को ढूंढ सकूंगा। वह अविश्वसनीय होगा। इस पल ध्रुव की आवाज गंभीर और दृढ़ हो गई। पिताजी, मुझे ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों की अपनी यात्रा से बहुत फायदा हुआ है और अब मुझे कुछ समय एकांत में बिताने की जरूरत है। उसके बाद मैं डेमी इमोर्टल एकेडमी वापस जाऊंगा। बहुत जल्द यहाँ बड़ा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है और मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर मैं एकेडमी का ध्यान आकर्षित कर सका तो इससे सुरक्षा का एक और उपाय मिल जाएगा। शैडो ब्लाइट का घर निश्चित रूप से उस स्थिति में हमारे कबीले के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। हिमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे नेतृत्व का पालन करूंगा। कुछ समय बाद ध्रुव सम्राटों के दांव के ऊर्जा निर्माण के बीच में वापस आ गया। जीवन शक्ति झरने के पानी के साथ काम करने की तैयारी कर रहा था। एक हाथ की तरह अपनी असली ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने सावधानी से पानी के एक अंडे के आकार के संग्रह को अपने हेल फायर क्रूसिबल में रखा।
झटक उसकी असली ऊर्जा तुरंत चमकने लगी और उसकी प्लैटिनम सेज फायर और भी शुद्ध हो गई, इस हद तक कि वह लगभग पारदर्शी हो गई। इसके बाद से इसे स्वर्गीय दुनिया की सफाई करने वाली लौ कहा जाएगा। अब यह इतनी गर्म हो गई थी कि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी सबसे कठोर स्टील को पिघलाने के लिए काफी थी। जैसे ही जीवन शक्ति झरने के पानी का अंडे के आकार का समूह उसके अंदर दाखिल हुआ, ध्रुव ने तुरंत महसूस किया कि उसके भीतर कई कण जागने लगे हैं। लगभग ऐसा लगा जैसे विशाल जीवों का एक पूरा झुंड ऊपर उठ रहा हो। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जीवन शक्ति का झरना जल सामान्य जीवन शक्ति के सारतत्व से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। क्वीनरी लाइफ सीजिंग जागो कर्ण। अगर मैं क्वीनरी लाइफ सीजर बन जाता हूं तो मुझे एकेडमी में कॉन्क्लेव योद्धा के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। हालांकि इससे मैं और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाऊंगा, पर इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी होंगे। मैं जितना ऊपर उठूंगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि मेरा सीधा टकराव क्राउन प्रिंस सोसाइटी से होगा। अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि कोई खतरा बन सकूं, लेकिन एक बार जब मैं कॉन्क्लेव योद्धा बन जाऊंगा तो चीजें अलग हो सकती हैं। आखिर में मुझे और ताकतवर बनना होगा। अगर मैं लीजेंडरी बन सका तो मैं वाकई प्रतियोगिता में एक बड़ा नाम कमा सकता हूँ। लेकिन क्या मैं वाकई समय पर वहां पहुंच सकता हूँ? बदकिस्मती से मेरे पास ये गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है कि सुनहरा शैतान हमेशा मेरी रक्षा के लिए कूद पड़ेगा। अगर मैं इस बात पर यकीन कर सकता तो मुझे क्राउन प्रिंस के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। भूत सम्राट यम एक महान ड्रैगन को कुचलने के लिए उसे बस एक चाल की जरूरत थी। ओहो, ठीक है। भूत सम्राट यम ने सुनहरे शैतान के बारे में क्या कहा था? भगवान की सेना की मुहर के बारे में कुछ? वह क्या है? और वह क्वेक डॉन महाद्वीप क्या था जिसके बारे में उसने बात की थी? और उसने क्यों कहा था कि समृद्ध रसीला महाद्वीप नीच और कमजोर है? ऐसा लगता है कि एकेडमी में वापस आने के बाद मुझे कुछ खोजबीन करनी होगी। जैसे जैसे वह अपनी साधना में लगा रहा, उसने भूत सम्राट यम के साथ हुई अपनी मुलाकात को याद किया और उन बहुत सी बातों के बारे में सोचा जो उसने सीखी थी। बदकिस्मती से उसे ये नहीं पता था कि गॉड लीजन सील या क्वेक डॉन कॉन्टिनेंट क्या है। उसे बस इतना पता था कि अगर गोल्डन इम्प का सामना किसी शक्तिशाली बुरे शैतान से होता है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वह कार्रवाई करेगा। दुख की बात है कि उसे यह नहीं पता था कि उससे कैसे बात की जाए। उसे नियंत्रित करना तो दूर की बात है। जब तक उसने ऐसा नहीं किया तब तक वह जिस एकमात्र चीज पर भरोसा कर सकता था वह थी उसकी अपनी सच्ची ऊर्जा। मुझे क्वीनरी लाइफ सीजिंग तक पहुंचना है। अपने विचारों को केंद्रित करते हुए उसने अपनी आंखें खोलीं और जो 81 कण उसने पहले ही जगा लिए थे वे असीम ऊर्जा से फूट पड़े। उसके सिर के ऊपर एक देव आत्मा प्रकट हुई जो हाथी के सिर और मानव शरीर वाली मानव जैसी सच्ची ऊर्जा की अभिव्यक्ति थी। पलक झपकते ही वह कमरे से बाहर निकलकर बादलों के समुद्र के ऊपर आसमान में उड़ गई, जब तक कि वह असीम जानलेवा हवाओं के बीच नहीं पहुंच गई। जैसे ही हवाएं नीचे आईं, उसने अपनी सूंड उठाई और इतनी तेजी से प्राण ऊर्जा अंदर खींची कि उसके चारों ओर की हवाएं तुरंत गायब हो गईं। तभी ज्वाला बिजली, तेज हवाएं और बुरे शैतान प्रकट हुए और उस आकृति की ओर दौड़ पड़े। हाथी के सिर और मानव शरीर वाला यह प्राणी ध्रुव की आत्मा में मौजूद नवजात देवत्व की अभिव्यक्ति था। अब क्वीनरी लाइफ सीजिंग के साथ आने वाली विपत्ति की महत्वपूर्ण ऊर्जा ने उस पर हमला करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं रुकी। हालांकि क्लेश उस मानव जैसी सच्ची ऊर्जा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। उसने लगातार 8 घंटे तक हमला किया और फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसके बजाय सच्ची ऊर्जा को तब तक तपाया गया जब तक कि वह चीनी मिट्टी की तरह न दिखने लगे, किसी स्वर्ग के महान शिल्पकार की कारीगरी की तरह। यह एक चीनी मिट्टी की देवी आत्मा थी जिसका सिर हाथी जैसा और शरीर मानव जैसा था, जो ऊर्जा के घूमते हुए प्रवाह से घिरी हुई लंबी और सीधी खड़ी थी। आखिरकार क्लेश दूर हो गया। सच्ची ऊर्जा वापस नीचे उतर गई और दोबारा ध्रुव में प्रवेश कर गई। जैसे ही ऐसा हुआ, उसके भीतर के अनगिनत कण जाग उठे और उसके शरीर के अलग अलग बिंदुओं पर सच्ची ऊर्जा ने जड़ें जमा लीं, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो गया। अपनी असली ऊर्जा का इस्तेमाल किए बिना भी उसने मुट्ठी से मारा और इतनी आसानी से जमीन में छेद कर दिया मानो वह नरम टोफू हो। यह शुद्ध शारीरिक ताकत थी और इस गुप्त कमरे की जमीन शुद्ध इस्पात से बनी थी, उस तरह की धातु जिसे सबसे ताकतवर हथियार भी खरोंच नहीं सकते थे। वह धातु इतनी मोटी थी जितनी एक दूसरे के कंधों पर खड़े कई लोग। आखिरकार मैं क्वीनरी लाइफ सीजिंग में हूं। अब मेरे शरीर के अंदर कई सच्चे ऊर्जा अवशेष हैं जो सभी सच्ची ऊर्जा को इकट्ठा कर सकते हैं। मेरा सच्चा ऊर्जा भंडार अब पहले से ज्यादा गहरा होगा। अब उसके अंदर जो सच्चे ऊर्जा अवशेष थे वे उससे ऐसे जुड़े हुए थे जैसे शरीर का कोई हिस्सा हो। वे उसके शरीर के खास बिंदुओं में मौजूद थे, लगभग ऊर्जा के नए समुद्र की तरह। इसके अलावा वे अपनी रक्षा खुद कर सकते थे। अगर कोई व्यक्ति अभ्यासी की रक्षात्मक सच्ची ऊर्जा को तोड़कर उन पर अंदर से हमला करता तो सच्ची ऊर्जा के अवशेष तुरंत पलटवार करते। यह सच्चे ऊर्जा अवशेषों के मुख्य फायदों में से एक था। ठीक है,
अब डेमी इमोर्टल एकेडमी में वापस लौटने का समय आ गया है। जीवन शक्ति झरने के पानी की लौकी को अपनी अंगूठी में वापस डालते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालांकि उसी पल उसका 4 कॉर्नर ऑफ द अर्थ तावीज अचानक कांप उठा। ध्रुव के हार्ट ऑफ द सी थंबरिंग के अंदर 4 कॉर्नर ऑफ द अर्थ तावीज था, जो उसे सी गॉड एकेडमी के एक कॉन्क्लेव योद्धा अरमान ने दिया था। वे दोनों भाई बहन बन गए थे और संपर्क बनाए रखने के लिए तावीज का इस्तेमाल करने पर सहमत हो गए थे। भले ही वे सैकड़ों किलोमीटर दूर हों, लेकिन उस तावीज का इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए किया जा सकता था। मूलतः अरमान ने ध्रुव से कहा था कि यदि आवश्यक हो तो सहायता मांगने के लिए वह ताबीज का उपयोग करे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अरमान ही मुसीबत में था और वह अपने कट्टर भाई तक पहुंचने के लिए ताबीज के काम को उलट रहा था। हाथ की लहर के साथ ध्रुव ने पृथ्वी के चारों कोनों के ताबीज को खुले में बुलाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अरमान की आवाज उसके पास पहुंची। भाई ध्रुव, पूर्वी सागर में शैतान राक्षस द्वीप पर आओ। मैं और कुछ अन्य लोग शैतान राक्षसों द्वारा स्थापित एक जादू के जाल में फंस गए हैं। जैसे ही संदेश प्रेषित हुआ, पृथ्वी के चारों कोनों का ताबीज फट गया और वह जलवाष्प में परिवर्तित हो गया। पूर्वी सागर, शैतान दुष्ट द्वीप। ध्रुव ने इस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उसने जल्दी से समृद्ध सुंदर महाद्वीप का नक्शा निकाला, जो उसने डेमी इमोर्टल एकेडमी से प्राप्त किया था, जिसमें महासागर भी शामिल थे। पूर्वी सागर एक बहुत बड़ी जगह थी, जिसमें अनगिनत खतरनाक स्थान, द्वीप राष्ट्र और छोटे महाद्वीप थे। वहां सभी प्रकार के शक्तिशाली संगठन थे और कई द्वीप थे जहां शक्तिशाली विशेषज्ञों ने उन पर मौजूद समुद्री झरनों में आत्मा के भंडार के ऊपर संप्रदायों की स्थापना की थी। वहां अंतरिक्ष समय दरारें भी थीं, जो हेवन कॉर्प्स आयाम के समान छोटे विमानों की ओर ले गईं। कहानियों के अनुसार प्राचीन समय में नरक में शैतानी शैतानों ने एक शक्तिशाली ऊर्जा कला का उपयोग करके शून्य में एक छेद कर दिया, जिससे अंतरिक्ष में एक अनोखा क्षेत्र खुल गया जहां शैतानी शैतानों का जन्म हो सकता था। उस जगह को अंततः शैतानी शैतान द्वीप कहा जाने लगा। बाद में इस द्वीप का उपयोग सी गॉड एकेडमी द्वारा खेती के उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा, ठीक उसी तरह जैसे हेवन कॉर्प्स आयाम का उपयोग डेमी इमोर्टल एकेडमी द्वारा किया जाता था। कभी कभी अन्य संगठनों के योद्धाओं को भी शैतानों का शिकार करने के लिए वहां जाने के लिए आमंत्रित किया जाता था। जाहिर है, अरमान वहां एक खतरनाक स्थिति में फंस गया था और ध्रुव के पास इस मामले के बारे में सोचने के लिए बैठने का समय नहीं था। उसके पास एकमात्र विकल्प था कि वह जितनी जल्दी हो सके फायर डेविल द्वीप पर पहुंच जाए। जब बात अपने भाई की मदद करने की आती है, तो ध्रुव नरक या उच्च पानी से गुजरने में संकोच नहीं करेगा। शुक्र है कि उसके पास नक्शा था और उसे वहां पहुंचने का सामान्य विचार था। पिताजी, सबसे बड़े भाई, दूसरे भाई, मेरा एक भाई बहुत खतरे में है, मुझे उसे बचाने जाना है। मैं यान हेवन को आपके हाथों में छोड़ दूंगा। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बस मुझसे संपर्क करें। यहाँ एंटीडोटल औषधीय गोलियों का एक संग्रह है, जो मैंने ब्लाइट किंग स्कुलकडेविल और हाउस ऑफ शैडो ब्लाइट के अन्य बुजुर्गों को मारने के बाद हासिल किया था। अगर वहां से कोई भी व्यक्ति समस्याएं पैदा करने आता है तो ये गोलियां बहुत मददगार होंगी। इसके साथ ही वह बिजली की तरह बादलों के समुद्र में उड़ गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। किसी भी बाहरी व्यक्ति की नजर से परे उसने अपने शैतानी पंख फैलाए। अतीत की तरह काले होने के बजाय वे अब पवित्र प्रकाश से चमक रहे थे, जिससे वह लगभग एक देवदूत जैसा लग रहा था। जैसे जैसे उनमें से नापाक ऊर्जा समाप्त होती गई, वे धीरे धीरे देवदूत पंखों में तब्दील होते गए। इसके अलावा उनकी गति में भी निरंतर वृद्धि होती रही। जब वह डेमी इमोर्टल एकेडमी से घर लौटा था तो वह तृतीयक जीवन मृत्यु की स्थिति में था। उस समय वह इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता था कि वह आकाश में प्रकाश की एक सफेद लकीर से ज्यादा कुछ नहीं था, और अगर वह रास्ते में किसी पहाड़ की चोटी से टकराता तो वह उसे साफ काट सकता था। ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में उसने कई शैतानी भूतों को खा लिया था, जिससे वह चतुर्थक जीवन मृत्यु की ओर अग्रसर हुआ था, और जीवन शक्ति झरने के पानी की मदद से उसने 5वीं बार जीवन को जब्त कर लिया था। अब वह एक क्वीनरी लाइफ सीजर था। उसके भीतर 99 कण जीवित थे, जो उसे 99 प्राचीन मेगा मैमथ की ताकत देते थे। प्राचीन मेगा मैमथ आधुनिक समय में मौजूद मैमथ की तरह नहीं थे। उनकी सूंड पहाड़ों को उखाड़ सकती थी और वे आसानी से बाघों, तेंदुओं और सभी प्रकार के शैतानों को कुचल सकते थे। प्राचीन समय में वे शक्ति के प्रतीक थे। वे नदियों को भी सूखा सकते थे और फिर पानी को हवा में उछालकर बारिश का तूफान बना सकते थे। ध्रुव के मांस और रक्त में छिपे लगभग 100 ऐसे प्राणियों की शक्ति का विचार ही भयानक था। वह बादलों के समुद्र में तेजी से आगे बढ़ रहा था, बिना कुछ रोके, सूरज की तरह सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रकृति में मौजूद देवताओं की शक्ति को आकर्षित कर सकता था, जिससे वह सभी प्राणियों के साथ एक हो गया, इस हद तक कि उसने ऊर्जा में उतार चढ़ाव भी नहीं छोड़ा। आजकल उसे उड़ने के लिए किसी भी तरह की मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरी तरह से स्वाभाविक है।
दरअसल उसे अपनी असली ऊर्जा को सख्त नियंत्रण में रखना पड़ता था ताकि वह अपने आसपास के वातावरण को नुकसान न पहुंचाए। ऊर्जा कलाकारों के लिए शक्ति प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन उस शक्ति को नियंत्रित करना एक अलग मामला था। एक चट्टान को तोड़ना एक सरल बात थी, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करके सुई में धागा डालना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। जब वह मास्टर ऑन ऑफ एनर्जी लेवल से लाइफ सीजिंग लेवल पर गया था तो वह डेमी इमोर्टल एकेडमी के पास दक्षिण सागर में गया था, लेकिन इस बार वह पूर्वी सागर जा रहा था, जो बहुत दूर था। बमुश्किल आधे दिन की उड़ान के बाद वह नमी में बदलाव महसूस कर सकता था और समुद्री हवा की खुशबू महसूस कर सकता था। अपनी ऊर्जा कलाओं पर काबू पाते हुए वह रुक गया और पन्ना के पानी को ढकने वाले अंतहीन द्वीपों को देखने लगा। उसने अपना नक्शा निकाला, फिर अपनी सटीक स्थिति की पुष्टि करने के लिए थोड़ा इधर उधर उड़ा। इस समय वह पूर्वी सागर के बिल्कुल किनारे पर था, जबकि फयन डेविल द्वीप पानी की गहराई में कहीं और था। शुक्र है कि नक्शा बहुत विस्तृत था, अन्यथा उनका बहुमूल्य समय भटकने में बर्बाद हो जाता। शाम हो चुकी थी और चांद उग रहा था, जो अनगिनत द्वीपों पर अपनी चमक बिखेर रहा था। यह एक बेहद खूबसूरत नजारा था, लेकिन ध्रुव अपने भाई के बारे में इतना चिंतित था कि वह इसे निहारने में समय नहीं लगा पाया। जैसे ही एक प्यारी समुद्री हवा उसके ऊपर बही, वह फैन डेविल द्वीप की दिशा में आगे बढ़ गया। रात गहराती गई और तापमान गिरता गया। उसी समय उसे आगे एक क्रूर ऊर्जा का एहसास हुआ, कुछ क्रूर और खून से लथपथ। यह इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पानी को भी हिला दिया। ऐसा लग रहा था मानो वहां अनगिनत राक्षस थे जो एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे थे, श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करने की कोशिश में लगातार खून बहा रहे थे। यह निश्चित रूप से सीधे आगे शैतान द्वीप है, उस असीम दुष्ट ऊर्जा का स्रोत। एक विशाल भूमि द्रव्यमान था जो अभी अभी दिखाई देने लगा था। यह वास्तव में एक द्वीप नहीं था, बल्कि एक महाद्वीप जैसा था। हालांकि इसके निवासी मनुष्य नहीं थे, बल्कि दूसरे ग्रह से आए शैतान थे। वे प्राचीन काल में महाद्वीप का निर्माण करने वाले शक्तिशाली शैतानों के वंशज थे और मुख्य भूमि से इतनी दूर रहते थे कि उनमें से अधिकांश के लिए उड़ान से भी वहां पहुंचना असंभव था। इसलिए वे अपने क्षेत्र में मिलने वाले किसी भी समुद्री जीव पर हमला करके और उसे खाकर अपना जीवन यापन करते थे। जैसे जैसे वह नजदीक पहुंचा, ध्रुव को हर तरह के शैतान दिखाई देने लगे। उनमें से ज्यादातर एक औसत इंसान की आधी लंबाई के थे। उनके चेहरे बदसूरत और क्रूर थे। उनकी पीठ पर पंजे जैसे पंख थे जो उसके अपने शैतानी पंखों के छोटे संस्करण जैसे लग रहे थे। वे अपने आसपास के पानी में किसी भी राक्षस को पकड़ लेते थे और उसे टुकड़े टुकड़े कर देते थे। यहाँ तक कि इन छोटे शैतानों के पास भी ऊर्जा कलाएं थीं जिससे वे अपने मुंह से आग उगल सकते थे, ऐसी आग जिसकी गंध नरक के गंधक जैसी थी। आगे अंतर्देशीय छोटे शैतानों से परे विशाल बड़े शैतान थे। वे अक्सर एक औसत इंसान से 2 या 3 गुना बड़े होते थे। उनके पंख बहुत बड़े होते थे और उनमें गहरी ऊर्जा कलाएं होती थीं। वे लाइफ सीजर जितने शक्तिशाली थे और बेहद क्रूर थे। जैसे ही ध्रुव वहां पहुंचा, उसने आसपास के अनेक राक्षस शैतानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अफरा तफरी, लगभग टिड्डियों की तरह छोटे राक्षस शैतान आकाश में छा गए और उसकी ओर झपटे। उनके मुंह से गंधक की आग निकल रही थी तथा उनके पंजे उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए फैले हुए थे। वहां इतनी सारी चीजें थीं कि वे चींटियों की सेना की तरह लग रही थीं। यहाँ तक कि ज्यादातर लाइफ सीजर भी ऐसे खतरनाक शैतानों की भीड़ के सामने मुड़कर भाग जाते ताकि वे कुछ ही पलों में नष्ट न हो जाएं। लेकिन ध्रुव प्रभावित नहीं हुआ। भाड़ में जाओ, उसने ऊर्जा की एक लहर भेजी जिससे 1000 कदम की दूरी पर स्थित सभी छोटे राक्षस शैतान विस्फोटित हो गए, जिसके बाद उनके राक्षसी कोर बिखर गए और महत्वपूर्ण ऊर्जा बन गए जो उसके नरकंकाल क्रूसिबल में जा गिरे। उसके पास छोटे शैतानों पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था और इस तरह वह एक सफेद धार बन गया जो हवा में उड़ता हुआ पास आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता था। यहाँ तक कि कुछ बड़े शैतानों ने भी उसके रास्ते में आने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें नष्ट कर दिया और उनके दानव कोर ले लिए। हेवन कॉर्प्स आयाम में अपने अनुभव के बाद वह काफी हद तक निश्चित था कि अरमान द्वीप में गहराई तक चला गया होगा और जो भी वैकल्पिक आयाम वहां मौजूद था। इसलिए ये छोटे और बड़े शैतान बहुत कम महत्व के थे। उसका मुख्य लक्ष्य सबसे मजबूत दुष्ट ऊर्जा वाले स्थान पर पहुंचना था। जैसे जैसे वह अंदर की ओर उड़ता गया, उसने अधिकाधिक स्थानिक दरारें देखीं जिनमें से असंख्य राक्षस शैतानें निकल रहे थे। वह कहाँ है? पृथ्वी के 4 कोनों का तावीज पहले ही फट चुका है, इसलिए मेरे पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। नक्शे पर दी गई जानकारी के अनुसार फर्न डेविल द्वीप में कई स्थानिक दरारें हैं जो अलग अलग वैकल्पिक आयामों की ओर ले जाती हैं। उन सभी को अलग अलग फर्न डेविल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये समुद्र से सुई निकालने जैसा होगा। कितना समय बर्बाद। खैर, मुझे लगता है कि अब मैं इसके बारे में चिंता नहीं कर सकता। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। कुछ समय बीतने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिली और अंततः वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, भाई अरमान! ये मैं हूं, ध्रुव। तुम कहाँ हो?
गड़गड़ाहट। उसकी आवाज एक बड़े पत्थर के जमीन पर गिरने से होने वाली शॉक वेव की तरह गूंजी। जैसे जैसे यह फैलती गई, अनगिनत छोटे बड़े शैतान चौंक कर इधर उधर देखने लगे और उनमें से कई तो बस फट गए। छोटू ने अपनी आवाज में सच्ची ऊर्जा भरकर जितनी तेज हो सके उतनी तेज आवाज में चिल्लाया। आवाज की लहरें न केवल बहुत से राक्षस दैत्यों को चीर गईं, बल्कि वे अलग अलग आयामों की जगहों के दरवाजों से भी गुजरीं। उसकी सच्ची ऊर्जा इतनी ताकतवर थी कि ये आवाज की लहरें लगभग इंसानों जैसी सच्ची ऊर्जा थीं, जिससे वे दूसरे आयामों के लोगों के लिए सुनाई देने वाली बन गईं। जब उसे कोई तुरंत जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से चिल्लाया और फिर से। अनगिनत शैतान राक्षस उसकी ओर दौड़े, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सका और जल्द ही वे बस छिप गए। हालांकि राक्षस शैतान आमतौर पर मौत से नहीं डरते थे, फिर भी वे जंगली जानवरों की तरह थे जो अपने से ज्यादा खतरनाक चीज का सामना करने पर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते थे। लगातार कई बार चिल्लाने के बाद उसे दूसरे आयाम के दरवाजे से एक हल्की सी प्रतिक्रिया मिली। भाई छोटू, हम यहाँ हैं। वह निश्चित रूप से भाई अरमान है। चिंता से धड़कते दिल के साथ वह उसी गलियारे की ओर बढ़ा और उसमें चला गया। उसने जल्द ही खुद को स्वर्गलोक के आयाम जैसी जगह पर पाया। चारों ओर देखते हुए उसने अंतहीन सढ़ती हुई दलदली जमीन और काली धाराएं और नदियां देखीं जो इतनी बदबूदार थीं कि उसे उल्टी करने की इच्छा को रोकना पड़ा। हालांकि वह काला पानी छोटे शैतानों से भरा हुआ था, जैसे कि वह तरल उनके लिए माँ के दूध जैसा था। वहां बहुत सी चीजें हवा में उड़ रही थीं। छोटू ने उन्हें अनदेखा किया और दूर एक पहाड़ जैसी चीज पर ध्यान दिया। पहाड़ की चोटी पर मुश्किल से दिखाई देने वाली कई विशाल शैतानी आकृतियां थीं। वे एक 6 कोनों वाली जादू की रचना की सीमा पर बैठी थीं, जिसके बीच में एक झिलमिलाता काला सोना छाता था। उस छाते के अंदर उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। अरमान, उसके साथ दूसरे विशेषज्ञ भी फंसे हुए थे। जाहिर है अरमान अपने कुछ दोस्तों को शैतानों और राक्षसों से दुनिया को आजाद कराने के लिए राक्षस शैतान द्वीप पर लाया था। हालांकि उनका सामना कुछ खास तौर पर शक्तिशाली राक्षसों से हुआ था, जिन्होंने उन्हें एक जानलेवा जादू के जाल में फंसा दिया था। कोई दूसरा रास्ता न होने पर अरमान ने मदद के लिए छोटू से संपर्क किया। आगे पहाड़ पर 5 चोटियां थीं और वहां मौजूद विशाल शैतानी आकृतियां उन छोटे और बड़े शैतानों से साफ तौर पर अलग थीं, जिनका उसने अब तक सामना किया था। किसी कारण से वे दूसरों की तुलना में अधिक ताकतवर और महान लग रहे थे। डेमी इमोर्टल एकेडमी में वापस आकर छोटू ने अलग अलग राक्षसों के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी थी। अभी उसने उस जानकारी को याद करने की पूरी कोशिश की। नरक की शक्ति के असर के कारण शैतानों का सामाजिक ढांचा बहुत सख्त होता है। वे राक्षस हैं जो हवा से पैदा होते हैं और उन्हें छोटे, बड़े और महान शैतानों के रूप में बांटा जाता है। शैतानों के सबसे ऊंचे वर्ग के लिए उन्हें बैरन, विस्काउंट, काउंट, मार्क्विस, ड्यूक और राजकुमारों में बांटा गया है। उनका वर्गीकरण उनकी ऊर्जा कला के स्तर के हिसाब से होता है। बड़े शैतान शुरुआती जीवन शक्ति वाले के बराबर हैं। शैतानी बैरन में दूसरे, तीसरे और चौथे दर्जे के जीवन शक्ति वाले शामिल हैं। शैतानी विस्काउंट 5वें और उससे ऊपर के होते हैं। शैतानी काउंट महान होते हैं। उनके ऊपर मार्क्विस, ड्यूक और राजकुमार होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे चीजें किस स्तर की हैं। वहां कई तरह के राक्षस थे, जिनमें जोम्बी, आत्मिक शरीर वाले शैतान भूत, राक्षस शैतान, अभिशाप शैतान, रक्त शैतान, स्वर्ग शैतान, देव शैतान और कई दूसरे शामिल थे। इन सब में शैतानों को सबसे शुद्ध खून का माना जाता था और उनका सामाजिक क्रम भी सबसे सख्त था। वे अपने समाज को चलाने के तरीके में इंसानों से बहुत मिलते जुलते थे। जितने भी अलग अलग आयाम राक्षस शैतान द्वीप से जुड़े थे, उन सबको अलग अलग राक्षस शैतानों द्वारा चलाया जाता था। वहां किसी और तरह के राक्षस नहीं थे। वह जितना बता सकता था उसके हिसाब से पहाड़ पर मौजूद जानवर 5वीं जीवन शक्ति के स्तर से बहुत आगे थे। इसके अलावा उसे कोई महान आभा महसूस नहीं हुई। इसका मतलब था कि समूह में 7वीं, 8वीं और जाहिर तौर पर कम से कम 9वीं जीवन शक्ति वाला शामिल था, जिसकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव लगभग पवित्र बेटी मैनी फ्लावर के बराबर स्तर पर था। छोटू इस समय 5वीं जीवन शक्ति के स्तर पर था और अगर वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता तो शायद 9वीं दर्जे के विशेषज्ञ के खिलाफ अपनी जगह बनाए रख सकता था। हालांकि ऐसे दुश्मन को हराना शायद मुमकिन नहीं होता। 9वीं जीवन शक्ति वाले महान बनने के करीब थे और उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों और वहां मौजूद जादुई नियमों की गहरी समझ थी। नरक तोड़ने वाले गॉड मैमथ की ताकत के साथ भी छोटू को अभी भी उस स्तर पर किसी से लड़ने में घबराहट हो रही थी। इन 5 राक्षस शैतानों ने, जिनमें से सबसे कमजोर 7वीं जीवन शक्ति वाला था,
5 पहाड़ी चोटियों पर अपना डेरा जमा लिया था और इंसानों को अपने बीच फंसा लिया था। जैसे जैसे छोटू ने स्थिति का निरीक्षण करना जारी रखा, उसे एहसास हुआ कि राक्षस अपने असली रूप में नहीं थे, बल्कि वे इंसानों जैसी सच्ची ऊर्जा के रूप में थे। उनके असली रूप शायद कहीं आसपास छिपे हुए थे, हालांकि वह यह नहीं बता सका कि वे कहाँ छिपे थे। चालाक शैतानों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि छिपकर हमला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूं? छोटू ने सोचा। वह जानता था कि उसके पास समय नहीं है, और इसलिए जब वह कोई विचार सोचने की कोशिश कर रहा था तो उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। खड़खड़ाहट, काले सुनहरे अंडे जैसे आकार की ढाल कांपने लगी और थोड़ी सिकुड़ गई। छोटू को जो पता चला, उससे पता चला कि यह किसी तरह की ऊर्जा कला थी जिसे तोड़ना निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होगा। मेरी सबसे पहली जरूरत अपने भाई को सुरक्षित रखना है। उन राक्षसों को मारना उतना जरूरी नहीं है। सबसे अच्छा तरीका उस जादू के घेरे में घुसकर अपने भाई के साथ मिलकर लड़ना होगा। मेरी मदद से उसे चोट लगने का खतरा कम होगा और शायद हम और मदद आने तक समय खरीद सकें। अपना फैसला करने के बाद उसने अपनी असली ऊर्जा फैलाई और एक सफेद रोशनी की लकीर बन गया जो सीधे काले सुनहरे रंग की ढाल की ओर बढ़ी। अब वह जादू की रचना को तोड़ने और अरमान को बचाने की कोशिश करने के अपने तरीके पर पूरी तरह से काम कर रहा था। हालांकि जैसे ही वह करीब पहुंचा, काले सुनहरे ढाल पर अचानक एक भंवर बन गया जिसने उसे प्रतिक्रिया करने से पहले ही अपने अंदर खींच लिया। जैसे ही छोटू अंदर पहुंचा, 5 राक्षस शैतान विस्काउंट शैतानी भावना के साथ बातचीत करने लगे। विस्काउंट मुला, ऐसा लगता है कि एक और नेक इंसान हमारे शैतानी घेरे में शामिल हो गया है। हालांकि मुझे यह कहना होगा कि यह आदमी खास तौर पर ताकतवर दिखता है। सिर्फ एक महान आदमी ही हमारे पहले से बने शैतानी घेरे से निकलने की उम्मीद कर सकता है। बाकी सब हमारी बलि का चारा बन जाएंगे। शैतानी भावना की एक और ताकतवर धारा गूंजी। जितने ज्यादा जीवन शक्ति वाले इंसान हमें मिलेंगे, उतना ही अच्छा होगा। सालों से ये नेक इंसान हमें मारने के लिए राक्षस शैतान द्वीप पर हमला कर रहे हैं। अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। ये सही है। ये सभी इंसान बड़े संप्रदायों से हैं। वे देश के संस्थानों में सबसे अच्छे हैं। उन्हें मारने से निश्चित रूप से हमारी कुछ तकलीफ कम होगी। लेकिन क्या होगा अगर संस्थान नाराज हो जाए और हम पर एक साथ हमला कर दें? अरे, तुम किस बात से डरे हुए हो? राक्षस शैतान द्वीप पर अनगिनत आयामों की जगह हैं। कुछ तो महान काउंट और ड्यूक द्वारा भी चलाई जाती हैं। हालांकि वे अभी सो रहे हैं, लेकिन अगर इंसान हम पर एक साथ हमला करते हैं तो हम निश्चित रूप से उनका वध कर देंगे। इंसान देव शैतानों के मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं करेंगे। राक्षस शैतान शैतानी भावना से एक दूसरे के बीच सलाह करते रहे। छोटू ने सोचा, यह कितनी ताकतवर जादू की रचना है। उस पर टूट पड़ी काली सुनहरी सच्ची ऊर्जा ने उसकी सुरक्षात्मक सच्ची ऊर्जा को बुरी तरह से झकझोर दिया। शुक्र है उसकी नरक तोड़ने वाली गॉड मैमथ की शक्ति बुरी ऊर्जा के लिए अभिशाप थी और इसलिए उस पर बहुत बुरा असर नहीं पड़ा। अब जब वह जादू के घेरे के अंदर था तो उसने कुछ और देखा। एक झिलमिलाती रोशनी जो एक कड़ाही की तरह दिख रही थी, जो अंदर मौजूद सभी लोगों की रक्षा कर रही थी। फिर उसने अरमान की ओर देखा और देखा कि उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और उसकी असली ऊर्जा खतरनाक रूप से कम हो रही थी। सब लोग, ये मेरा भाई है जिसका मैंने जिक्र किया था, अरमान ने कहा। भाई आ जाओ, हम तुम्हें अंदर आने के लिए एक पल के लिए आग के राजा की कड़ाही खोलेंगे। कड़ाही रोशनी से जगमगा उठी और काले सोने की शैतानी ऊर्जा पल भर के लिए दूर हो गई। छोटू ने रोशनी को अपने ऊपर हावी होने दिया और उसे कड़ाही में खींच लिया, जिसके बाद कुछ पल पहले जो दबाव उसने महसूस किया था वह गायब हो गया। तुम इतनी जल्दी आ गए भाई, अरमान ने छोटू का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। चमकता हुआ यह बर्तन एक छोटे से घर के आकार का था और अपने अंदर की हर चीज को बाहर की असीम शैतानी रोशनी से बचा रहा था। हाँ, जैसे ही मुझे तुम्हारा संदेश मिला, मैं बिना रुके ही यहाँ पहुंच गया। इस मौके पर छोटू ने आखिरकार कड़ाही में मौजूद दूसरे लोगों की ओर देखा और उसकी आंखें तुरंत सदमे से चमक उठीं। वहां 14 लोग मौजूद थे और वे सभी 5वीं जीवन शक्ति के स्तर से भी ऊंचे थे। उनमें से एक 8वीं जीवन शक्ति वाला भी था जो ज्वाला निर्मलझर नामक कड़ाही चला रहा था। वहां मर्द और औरतें थीं और उन सभी ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने थे, लेकिन उनके घमंडी अंदाज से यह साफ था कि वे सभी बड़े संगठनों से आए थे। विशेषज्ञों में से एक 7वीं जीवन शक्ति के स्तर की एक जवान औरत थी जिसने सूर्य चंद्रमा एकेडमी के लंबे चोगे पहने थे। वह खास तौर पर खूबसूरत थी और उसने चमकीले चांदी के झुमके पहने थे जो फीनिक्स से सजे थे। हैरानी की बात है कि ये सभी लोग कॉन्क्लेव के योद्धा थे और वे सभी अब छोटू को आंक रहे थे। इस मौके पर सूर्य चंद्रमा एकेडमी की युवती ने ठंडी नाक से कहा, चलो भी अरमान, तुम सच में सोचते हो कि यह आदमी हमें बचाएगा? 5वीं जीवन शक्ति वाला, तुमने तो उसे मरने के लिए भेज दिया है। ये पहले से बना शैतानी घेरा 5 शैतान विस्काउंटों द्वारा चलाया जा रहा है। इसे सिर्फ एक महान व्यक्ति ही तोड़ सकता है। साफ तौर पर यह युवती छोटू के साधना स्तर के कम होने से निराश थी।
मेरा भाई कोई आम आदमी नहीं है, अरमान ने कहा। कुछ समय पहले जब वह सिर्फ दूसरी जीवन शक्ति के स्तर पर था तो उसने सच में एक ही चाल में वारिस को मार डाला। छोटू को अविश्वास से देखते हुए उसने कहा, भाई तुम पहले ही 5वीं जीवन शक्ति के स्तर तक पहुंच गए हो, तुम इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हो? छोटू ने सिर हिलाया। मुझे कुछ अच्छी किस्मत मिली, बस इतना ही। झुमके वाली युवती ने छोटू को देखा। उसकी आंखें हैरानी से चमक रही थीं। तुमने वारिस को तब मारा जब तुम दूसरी जीवन शक्ति के स्तर पर थे? ये कैसे मुमकिन है? अगर ऐसा है तो तुम आग के राजा की कड़ाही में कुछ सच्ची ऊर्जा क्यों नहीं डालते और देखते हो कि तुम इसे कितने समय तक जारी रख सकते हो? बड़े भाई ज्वाला निर्मलझर, क्या आप एक पल के लिए अरमान के कसम खाए भाई को कड़ाह सौंपेंगे और देखेंगे कि वह सच में कितना ताकतवर है? 10 से ज्यादा विशेषज्ञ, जिनमें से ज्यादातर बड़े संगठनों के योद्धा थे, छोटू को देख रहे थे। वे पहले ही कई दिनों से पहले से बने शैतानी घेरे में फंसे हुए थे और आजाद होने की कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई थी। उन्हें जादुई चीज जो आग के राजा की कड़ाही थी को ताकत देने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ी थी। उस कड़ाही से निकलने वाली सुरक्षा की परत ही एकमात्र चीज थी जो उन्हें नुकसान से बचा रही थी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वे सब लगभग बुझने की कगार पर खड़े तेल के दियों की तरह थे। उनके पास अपनी सच्ची ऊर्जा को फिर से भरने के लिए लगभग बिल्कुल भी दवाइयां नहीं थीं, और हालांकि वे सब इस बात को लेकर शक में थे कि छोटू क्या कर सकता है, कम से कम उसने उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण तो दिखाई थी। सूर्य चंद्रमा एकेडमी की खूबसूरत युवती चाहती थी कि छोटू कुछ देर के लिए आग के राजा की कड़ाही को चलाने का काम अपने हाथों में ले ले, ताकि बाकी सब लोग आराम कर सकें और ठीक हो सकें। जरूर, छोटू ने कहा, आप सब मेरे भाई अरमान के दोस्त हैं। इसका मतलब है कि आप छोटू के दोस्त हैं। हम इस हालत से मिलकर बाहर निकलेंगे, ये मेरा वादा है। ओह सच में? ज्वाला निर्मलझर ने जवाब दिया। ठीक है, अपनी सच्ची ऊर्जा को कड़ाही में भेजो और बड़ाई करना बंद करो। तुम्हें पता ही है, हमें तुम्हारा ख्याल रखना ही पड़ेगा। इस पहले से बने शैतानी घेरे में घुसना आसान है। सच में, चाहे तुम अंदर जाना चाहो या नहीं, ये तुम्हें अंदर खींच लेगा। बाहर निकलने के लिए खैर, ये बिल्कुल अलग मामला है। इसमें शैतानों के तरीके से जादुई नियम शामिल हैं। इसीलिए जब तक तुम महान नहीं हो जाते, तुम्हारे पास आजाद होने की बहुत कम उम्मीद है। वह चारों महान संस्थानों में से किसी एक से नहीं था। हालांकि वह एक ऐसे संगठन से था जो लगभग उतना ही मजबूत था। वह ज्वाला के तंबू से एक योद्धा था और उपप्रमुख का पद रखता था। वह 8वीं जीवन शक्ति के स्तर पर था और स्वर्ग और पृथ्वी की अच्छी किस्मत के बारे में उसका ज्ञान ही एकमात्र कारण था कि वह इतने लंबे समय तक पहले से बने शैतानी घेरे को दूर रखने में कामयाब रहा था। जहां तक उसका सवाल था, छोटू कोई खास आदमी नहीं था, और यह बात उसकी आवाज के लहजे में झलक रही थी। वहां मौजूद सभी लोग शानदार नायक थे जो 5वीं जीवन शक्ति वाले छोटू से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, और इसलिए उनमें से किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वह सच में उनकी मदद कर पाएगा। छोटू इस ठंडे स्वागत से परेशान नहीं था, और उसने महसूस किया कि इस हालत में सबसे अच्छी बात यह थी कि वह खुद को साबित करे। ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला, उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए और आग के राजा की कड़ाही की ओर देखते हुए कहा। इसके साथ ही उसने बाल्टी जितनी मोटी तलवार की ऊर्जा का एक लाल धमाका किया। तलवार की ऊर्जा बाहर निकलते समय कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट जैसी आवाज पैदा कर रही थी, और वहां मौजूद सभी लोगों को यह महसूस हो रहा था कि इसमें खतरनाक स्तर की गर्मी है। जब ऊर्जा ने आग के राजा की कड़ाही को छुआ तो उसके अंदर छोटू की परछाई दिखाई दी। वह एक सूर्य देवता की तरह दिख रहा था जो असीम सूर्य के प्रकाश से चमक रहा था, जो फैला और उनके चारों ओर बने जादू के काले सुनहरे रंग की रोशनी को जलाने लगा। इतनी मजबूत सच्ची ऊर्जा, फिनिक्स के झुमके वाली लड़की ने खुशी से चमकती आंखों से कहा। ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार में आग वाली सच्ची ऊर्जा है जो आग के राजा की कड़ाही के लिए बिल्कुल सही ईंधन है। यह मुमकिन ही नहीं कि 5वीं जीवन शक्ति वाला कोई इतनी ऊर्जा छोड़ सके। सच तो यह है कि 10 5वीं जीवन शक्ति वाले मिलकर भी इसके बराबर नहीं हो सकते। अब जब छोटू 5वीं जीवन शक्ति के स्तर पर था तो उसके सभी एक्यूपॉइंट में सच्ची ऊर्जा के अवशेष थे जो सच्ची ऊर्जा को जमा कर सकते थे। उसके पास 99 प्राचीन विशाल हाथियों की ताकत भी थी, और उसकी ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार की तकनीक भी उनके साथ बदल गई थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में सूरज से बात कर सकता था और उसके अंदर मौजूद सूर्य देवता को काबू कर सकता था। उस सूरज की ज्वाला ब्रह्मांड को भर सकती थी। यह देखते हुए कि इतने सारे अजनबियों के सामने नरक तोड़ने वाले गॉड मैमथ की ताकत का इस्तेमाल करने में उसे डर लग रहा था, उसका सबसे अच्छा तरीका था कि वह किसी दूसरे संप्रदाय की तलवार की तकनीक का इस्तेमाल करे, और जाहिर तौर पर ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार सबसे अच्छा विकल्प था। उसने पहले ही अपनी 4 मौसमों की तलवारबाजी से जमा की हुई सारी सच्ची ऊर्जा अपने पिता और भाइयों को उनकी साधना के लिए दे दी थी। हालांकि उसने उस तलवार की तकनीक के मतलब को ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार की तकनीक में भी मिला दिया था।
अब यह कठोर और नरम का मिश्रण था जिसमें आग और पानी दोनों के तत्व एक साथ मिले हुए थे। इसे देखना ही सभी दर्शकों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। उसकी सच्ची ऊर्जा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? ज्वाला निर्मलझर ने हैरानी जताई। आखिरकार वहां मौजूद सभी लोगों में उसका साधना स्तर सबसे ऊंचा था। आखिरकार ज्वाला के तंबू का यह उप प्रमुख एक महान बनेगा, लेकिन अभी वह सिर्फ 8वीं जीवन शक्ति वाला था। और फिर भी जितना वह बता सकता था उसके हिसाब से छोटू भी उतना ही मजबूत था जितना वह था। ऐसा कैसे हो सकता था? अरमान दिल खोलकर हंसा। बेशक भाई, तुमने मुझे निराश नहीं किया। मुझे पता था कि तुम कमाल कर सकते हो। आओ आओ, मैं सबका परिचय कराता हूँ। ये सूर्य चंद्रमा एकेडमी से बड़ी बहन हिलियम है। उनके पिता देवांकर एक महान बुजुर्ग हैं और ये बड़े भाई ज्वाला निर्मलझर हैं जो ज्वाला के तंबू से उप प्रमुख हैं। यहाँ समुद्र देवता संस्थान से एक और योद्धा है। अरमान और छोटू को छोड़कर वहाँ 13 लोग मौजूद थे और जैसा कि पता चला उनमें से सभी योद्धा नहीं थे। कुछ अपने संप्रदायों या कुलों के उपनेता थे। किसी भी मामले में उनमें से किसी को भी आम लोग नहीं माना जा सकता था। जैसा कि कहा जाता है, एक ही तरह के पंखों वाले पक्षी साथ रहते हैं। यह सिर्फ तर्क संगत था कि समुद्र देवता संस्थान के एक योद्धा के तौर पर अरमान उन लोगों के साथ मिशन पर जाएगा जिनकी हैसियत उसके जैसी ही थी। विशेषज्ञों में से एक ने सिर हिलाया और कहा, भाई छोटू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी सच्ची ऊर्जा इतनी शानदार होगी। फिर भी हम अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं। आपकी सच्ची ऊर्जा भी आखिरकार खत्म हो जाएगी और फिर हम उन राक्षसों का शिकार हो जाएंगे। मैं अभी ठीक हूँ, छोटू ने कहा। इसके साथ ही उसने अपनी ऊर्जा के प्रवाह में कुछ बदलाव किए जिससे आग के राजा की कड़ाही पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। जैसे ही सभी लोग चमकदार रोशनी में नहाए, उन्होंने महसूस किया कि उनकी सच्ची ऊर्जा तेजी से फिर से भर गई है। ऐसा जीवन शक्ति के झरने के पानी की आभा के कारण हुआ जो अब छोटू की सच्ची ऊर्जा के अंदर मौजूद थी। जब ज्वाला निर्मलझर और हिलियम ने महसूस किया कि क्या हो रहा है तो उनकी आंखें आभार से चमक उठीं। भाई छोटू, ज्वाला निर्मलझर ने कहा, हमें शर्म आ रही है कि आप इस तरह से हमारी खातिर खुद को खतरे में डाल रहे हैं। आपकी सच्ची ऊर्जा में मजबूत जीवन शक्ति की आभा को देखते हुए क्या यह मुमकिन है कि आपको डेमी इमोर्टल एकेडमी का सबसे कीमती खजाना जीवन शक्ति का झरना मिला हो? या इसके लिए बिल्कुल सही जवाब लगता है? तुम बिल्कुल सही हो, मुझे इसकी थोड़ी जानकारी मिली है। छोटू जानता था कि डेमी इमोर्टल एकेडमी में कॉन्क्लेव के कई योद्धाओं ने जीवन शक्ति के झरने का इस्तेमाल किया था, जिसका श्रेय ज्यादातर राजकुमार को जाता है। इसलिए सच्चाई को छुपाने का कोई मतलब नहीं होगा। भाई छोटू, हिलियम ने कहा, अपनी सच्ची ऊर्जा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत करो। जितना हो सके उतना बचाओ। हमें इस जादू के जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालना होगा, या कम से कम इतने लंबे समय तक टिके रहना होगा कि हमें बचाया जा सके। आप कब से यहाँ फंसे हुए हैं? त्वरित नाम के एक युवक ने जवाब दिया, 7 दिन और रात। हम सब ने अपने संप्रदायों के मुख्य बुजुर्गों से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। जिन कुछ लोगों को हमारे संदेश मिले और जो मदद करने आए, वे सब जीवन शक्ति वाले थे और अब वे भी यहाँ फंस गए हैं। कोई भी महान नहीं आया है। त्वरित मार्शल संतों के घर का एक योद्धा था जो बसंत और शरद ऋतु घर के समान एक ताकतवर संगठन था और चारों संस्थानों से ठीक नीचे आता था। सिर्फ जीवन शक्ति वालों को ही आपके संदेश मिले? छोटू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। महान लोगों को हालात का पता ही नहीं है, यह बुरा है। मेरा मानना है कि यह सब इन शैतानों की साजिश का हिस्सा है। अभी हमारी सबसे पहली जरूरत यहाँ से निकलना होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा समय बीत गया और हमारी सच्ची ऊर्जा खत्म हो गई तो हम निश्चित रूप से बुरी हालत में होंगे। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं भाई छोटू, हरे रंग के कपड़े पहने एक युवक ने कहा। लेकिन हमारे पास सच में कोई चारा नहीं है। पहले से बने शैतानी घेरे में जगह को मोड़ने की ताकत है और घेरे की आंख गुरुत्वाकर्षण बल से भरी हुई है। इसलिए चाहे आप कैसे भी आजाद होने की कोशिश करें, आपको आखिरकार वापस अंदर खींच लिया जाएगा। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है भाई छोटू, तो बस आग के राजा की कड़ाही से इसे तोड़ने की कोशिश करें और देखें कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। छोटू ने उस रचना में बनी काली सुनहरी शैतानी ऊर्जा की ओर देखा और देखा कि एक बड़ी आंख उनकी ओर घूर रही थी। यह मौत की तरह सफेद थी और देखने में भी भयानक थी। ये जादू के निर्माण की आंख थी जो सच में जमीन की सतह के नीचे स्थित थी। आजमाने के लिए उन्होंने रचना से कुछ सच्ची ऊर्जा बाहर भेजी, जिससे पता चला कि शैतान आंख से एक बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल उभरा और उसे वापस खींच लिया। एक जानलेवा शैतानी आंख? उसने चौंक कर कहा। नहीं, जानलेवा शैतान आंख नहीं, ज्वाला निर्मलझर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जानलेवा शैतान आंख भूतों और लाशों के तरीके से आई चीजें हैं। ये शैतान राक्षसों के तरीके से आई पहले से बनी शैतान आंख है। जाहिर है पहले से बने शैतानी घेरे को काम करने के लिए इसकी जरूरत होगी। शैतान आंख शैतान राक्षसों की बुरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके समय और जगह को मोड़ती है और अभी हम पूरी तरह से इसके काबू में हैं। अगर हम खुद ही आंख में समा गए तो फिर हम खत्म हो जाएंगे। जहां तक उन 5 शैतान विस्काउंट की बात है,
विशेषज्ञों में से एक ने कहा, जो सत्य ड्रैगन संस्थान का एक योद्धा है, उनके असली शरीर पहले से बनी शैतान आंख में ही है। जो रूप हम देख सकते हैं वे सिर्फ परछाई हैं। उन विस्काउंट में से एक नौवीं जीवन शक्ति वाला है जो उस शैतान आंख को आमतौर से भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। उनका पूरा मकसद हमें तब तक थका देना है जब तक कि हम उस आंख में समा न जाएं, जिससे साफ तौर पर मौत से भी बुरी हालत होगी। अभी तक सत्य ड्रैगन, सूर्य चंद्रमा, समुद्र देवता और डेमी इमोर्टल संस्थानों के योद्धा मौजूद थे। चारों संस्थानों का प्रतिनिधित्व था। कुछ देर सोचने के बाद छोटू ने कहा, ऐसा लगता है कि हमले की सबसे अच्छी योजना यही होगी कि किसी को पहले से बनी शैतान आंख में भेजा जाए ताकि उन 5 शैतान राक्षसों पर हमला किया जा सके। अगर हम आंख पर उनके नियंत्रण को भंग कर सकें तो बाकी सभी को भागने का मौका मिल जाएगा। ज्वाला निर्मल झर ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार ये काम नहीं करेगा, भले ही हम सब मिलकर भी हमला करें। सिर्फ एक महान व्यक्ति ही शैतान आंख में बुरी ऊर्जा के उतार चढ़ाव का सामना कर सकता है। उस स्तर से नीचे कोई भी मारा जाएगा। मैं जाऊंगा, छोटू ने कहा। मैं तुम्हें भागने के लिए जरूरी समय दूंगा। क्या? सबने हैरान होकर कहा। भाई, अरमान ने गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम पागल हो? वहां अकेले जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। अरमान ने छोटू को कंधे से पकड़ लिया ताकि वह उसे रोक सके, क्योंकि वह पूरी तरह से एक पागलपन भरी हरकत करने जा रहा था। यह पागलपन है भाई। उस पहले से बने शैतानी घेरे में शैतान विस्काउंट को सिर्फ एक महान व्यक्ति ही काबू कर सकता है। अगर तुम वहां नीचे जाते हो तो तुम जरूर मर जाओगे। भले ही हम सब मिलकर हमला करें, यह बेकार होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि जितना हो सके उतना लंबा टिके रहो और उम्मीद करो कि कोई महान हमें बचाने के लिए आएगा। वहां मौजूद बाकी सभी लोगों ने भी ऐसी ही सलाह दी। भाई छोटू, ज्वाला निर्मलझर ने कहा, हम जानते हैं कि तुम यहाँ सही काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम एक अंडे की तरह होगे जो एक पत्थर पर फेंका गया हो। वहां नीचे जो चीजें हैं वे इतनी भयानक हैं कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके अलावा पहले से बनी शैतान आंख में समय और जगह को ही बदलने की ताकत है। ज्वाला निर्मलझर को छोटू पहले से ही बहुत पसंद आ गया था और वह उसे एक बहादुर आदमी मानता था जो दोस्ती और ईमानदारी को अहमियत देता था। आखिरकार अपने कसम खाए भाई की मदद के लिए बुलाने पर उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसे बचाने की कोशिश करने के लिए राक्षस शैतान द्वीप पर दौड़ पड़ा। फिर उसने सभी को बचाने के लिए पहले से बनी शैतान आंख में घुसने की पेशकश करके किसी भी खतरे को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ये पूरी ईमानदारी और बहादुरी का सबूत था। सच में ऐसा सिर्फ ज्वाला निर्मलझर को ही नहीं लगा था, वहां मौजूद हर कोई छोटू को पसंद करने लगा था। किसी के लिए इस तरह से दोस्तों की मदद करने की पहल करना एक दुर्लभ बात थी। यह बात जीवन शक्ति वालों के मामले में खास तौर पर सच थी, जो जिंदगी को बहुत कीमती मानते थे। चलो भाई छोटू, हीलियम ने कहा, ऐसी पागलपन भरी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर तुम हमें बचाने की कोशिश में पहले से बनी शैतान आंख में फंस गए तो हम कैसे चैन से सो पाएंगे, और हम डेमी इमॉर्टल एकेडमी को इस हालत के बारे में कैसे बताएंगे? ये सही है, किसी और ने कहा। तुमने मदद करने के लिए यहाँ आकर खुद को पहले ही बहुत बड़े खतर में डाल दिया है। अब तुम अपनी जान ही बर्बाद करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, छोटू ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि उसकी ऊर्जा कांप रही थी। मैं अपने कसम खाए भाई को बचाने के लिए यहाँ आया हूँ और अब मेरे बाकी सभी दोस्त हैं। तो मैं समझाता हूँ, मैं सच में एक ऐसी ऊर्जा कला का अभ्यास करता हूँ जो शैतानों से निपटने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। अगर मैं वहां जाता हूँ तो यह निश्चित रूप से खतरनाक होगा, लेकिन यह आत्महत्या नहीं होगी। मेरे पास सच में जीतने का एक अच्छा मौका होगा। इसके अलावा इन शैतानों की योजना साफ है। वे चाहते हैं कि हम चीजों को टालने की कोशिश करें और इसका नतीजा यह होगा कि हम पूरी तरह से थक जाएंगे। हम जानते हैं कि शैतान द्वीप में कहीं से शैतानों की एक भीड़ आ सकती है। अगर ऐसा कोई प्राणी दिख गया तो हम जरूर बर्बाद हो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करें। तुम सबको तुरंत शैतान द्वीप से बाहर निकलने की जरूरत है और फिर मेरा तुम्हारे साथ आने का इंतजार करो। इससे पहले कि उनमें से कोई जवाब दे पाता, छोटू की सच्ची ऊर्जा भड़क उठी, जिससे उनके आसपास की हर चीज बुरी तरह से कांपने लगी। फुस! वह एक धुंधला सा रूप बन गया जो आग वाली कड़ाही से निकलने वाली तेज रोशनी को चीरता हुआ सीधे उस गुरुत्वाकर्षण बल की ओर बढ़ गया, जिसके कारण वह सीधे पहले से बनी शैतान आंख में समा गया। भाई! ज्वाला निर्मलझर चिल्लाया, लेकिन छोटू को रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया कि छोटू ने बिना उनसे बात किए ही अपनी योजना पर अमल कर दिया था। वफादारी और बलिदान की भावना जो उसने दिखाई वह अविश्वसनीय थी और इसने कई लोगों को जोश से भर दिया। चलो सब लोग, चलो उन शैतान राक्षसों से आखिरी सांस तक लड़ें। हाँ, अगर छोटू बिना किसी दूसरे विचार के न्याय के लिए लड़ सकता है तो हम क्यों कमजोर बने? सब शांत हो जाओ, अरमान चिल्लाया। मेरे भाई ने हमें बचाने की कोशिश में वहां नीचे गया है। हमें स्थिति के बारे में साफ तौर पर सोचना होगा। अगर हम अभी वहां जाते हैं
तो क्या ये उसकी नेक नियति के साथ धोखा नहीं होगा? लेकिन अगर हम भाग सकें और अपने अपने संगठनों के बुजुर्गों को खबर भेज सकें तो शायद कोई और आएगा जो उसे बचा सके। इस मौके पर मार्शल संतों के घर के त्वरित ने कहा, क्या तुम सच में छोटू के कसम खाए भाई हो अरमान? वह वहां अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और तुम सच में ये बात कर रहे हो कि तुम्हें मरने से कितना डर लग रहा है? ये ठीक इसीलिए है क्योंकि मैं छोटू का भाई हूं, इसलिए मैं ये सुझाव दे रहा हूं, अरमान ने जवाब दिया। मुझे भरोसा है कि वह इतनी देर तक टिक सकता है कि हम यहाँ से निकल सकें और मदद पा सकें। अगर छोटू उस पहले से बनी शैतान आंख में मर जाता है तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करने की कसम खाता हूँ। तुम सब इस कसम के गवाह हो सकते हो। वह सही कह रहा है, ज्वाला निर्मल झर ने कहा। सब शांत हो जाओ। अगर हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो हम इसे पहले से भी बदतर मुसीबत में बदल देंगे। सब लोग अपनी सारी सच्ची ऊर्जा आग के राजा की कड़ाही पर लगाओ और बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। हिलियम ने कहा, अगर हम इस शैतानी झुंड से बाहर निकल जाते हैं तो हम भाई छोटू को बचा सकते हैं। हमें इसके लिए एकजुट होने की जरूरत है, एक और विशेषज्ञ ने कहा। ऐसा लग रहा है कि पहले से बनी शैतान आंख में हलचल शुरू हो गई है। ये फटने वाला है। गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो रहा है। उस पल छोटू की आवाज पहले से बनी शैतान आंख के अंदर से गूंजी। भाई अरमान, मैं जहां हूं ठीक हूं। अब तुम्हारे भागने का सही समय है। जब सबने उसके शब्द सुने तो उनके दिल उत्साह से धड़कने लगे और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन जैसे लोगों के लिए इस तरह की हालत में पूरी तरह से अपनी सच्ची ऊर्जा खो देने से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि छोटू ने उन्हें बचाने की कोशिश में अपनी जान की परवाह नहीं की। उनके लिए यह मुमकिन नहीं था कि वे भावुक न हो। कुछ लोग अभी भी उसके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि तभी ज्वाला निर्मल झर चिल्लाया, चलो चलें अभी। अपनी सच्ची ऊर्जा को केंद्रित करते हुए उसने काले सुनहरे शैतानी प्रकाश पर पूरी ताकत से हमला किया। इस बीच छोटू पहले से ही एक जानलेवा लड़ाई के बीच में था। जैसे ही वह पहले से बनी शैतान आंख में दाखिल हुआ उसने समय और जगह में कई बदलाव देखे, जिसके अंदर 5 विशाल शैतान राक्षस थे। वे सभी अलग अलग थे। एक के पास कवच की परत थी और वह केकड़े जैसा दिखता था। दूसरे के पास इंसान का शरीर और भेड़ का सिर था। बाकी 3 के पास भेड़ियों के सिर और इंसानों के शरीर थे। उन सभी की आभा भयानक थी, जो बाहर देखी गई आभा से कहीं ज्यादा थी। और फिर भी इससे पहले कि कुछ हो पाता, उसकी नरक तोड़ने वाले गॉड मैमथ की ताकत जाग उठी और उसका नरकीय देवता भाला प्रकट हुआ, जो स्वर्गीय दुनिया को साफ करने वाली आग से जल रहा था। तुरंत इलाके में मौजूद बुरी ऊर्जा दब गई। नमस्ते शैतान राक्षस, नरक में वापस जाने के लिए तैयार हो? ये कहते हुए वह आगे बढ़ा और हमला करने के लिए अपना भाला निकाला। तुरंत ऊर्जा के 5 धमाके हुए, जिनमें से हर एक सभी तरह के जीवन को खत्म करने और शैतान राक्षसों को नरक की गहराई में भेजने की ताकत रखता था। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह थी कि भाले ने काले कपड़े और चौड़ी शंखवाकार टोपी पहने एक परछाई वाली आकृति की तस्वीर भी दिखाई, जो कोई और नहीं बल्कि नरक से आया एक भयानक देवता था, जिसका काम मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा करना था। क्या शानदार ऊर्जा कला है, शैतानों में से एक ने कहा। गुस्से में चिल्लाते हुए उन 5 ने और भी भयानक ऊर्जा की धाराएं छोड़ी, जिससे पहले से बनी शैतान आंख के अंदर की हर चीज मुड़ गई और बदल गई। शैतानी ऊर्जा की 5 लहरें 5 भालों के वार से टकराईं। हालांकि छोटू का हमला इतना ताकतवर था कि उसने गुरुत्वाकर्षण बल को कमजोर कर दिया और इस तरह ज्वाला निर्मल झर और बाकी सभी को आजाद होने का मौका मिल गया। चीखते हुए छोटू के पीछे एक बहुत बड़ा शैतान प्रकट हुआ। उसका सिर भेड़ जैसा और शरीर इंसान जैसा था। उसका कवच काला था और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा था, जिससे उसने छोटू पर बहुत बड़ा और जानलेवा वार किया। यह 8वीं जीवन शक्ति के स्तर का एक शैतान राक्षस विस्काउंट था, जो शैतान राक्षस के समय और जगह में पैदा हुआ और बड़ा हुआ था। उसकी ऊर्जा कलाएं हद से ज्यादा बुरी थीं और हर चाल मारने के लिए बनाई गई थी। जहां तक उसके हथौड़े की बात है, यह सच्ची ऊर्जा का रूप नहीं था, बल्कि शैतानी हाथों से बनाया गया एक असली हथियार था, जिसे शैतान राक्षस ऊर्जा कलाओं की बुरी ताकत को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। हथौड़ा खुद छोटू से भी बड़ा था और नीचे आते समय उसके ऊपर एक काली परछाई पड़ गई, जो उसे खून के लथपथ मांस के टुकड़े में बदलने के करीब थी। अचानक उसने वार को टाला नहीं। जैसे ही हथौड़ा नीचे गिरा, उसके पीछे एक हाथी के सिर और इंसान के शरीर वाली एक चमकदार आकृति दिखाई दी। यह लगभग स्वर्ग की दुनिया को साफ करने वाली आग में लिपटी एक चीनी मिट्टी की मूर्ति की तरह लग रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथों को विशाल हथौड़े से टकराने के लिए आगे बढ़ाया। धमाका! दोनों हाथ और हथियार आपस में टकराए और हथौड़ा उल्टी दिशा में पीछे की ओर लुढ़क गया। उसकी सतह पर 2 हाथों के निशान धंस गए। भेड़ के सिर वाले शैतान की बात करें तो वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, क्योंकि उसका कवच टूट गया, जिससे हर जगह लाल खून बहने लगा। उसी समय उसकी बुरी तिकोनी आंखों में डर दिखाई दिया। मरने के लिए तैयार हो जाओ,
छोटू नरकीय देवता भाले के साथ एक लग रहा था। जैसे ही वह हरकत में धुंधला हुआ, लगभग समय और जगह को चीरता हुआ भेड़ के सिर वाले शैतान राक्षस के ठीक सामने आ गया। फिर उसने अपना भाला सीधे उसके दिल में घोंप दिया। खून फव्वारे की तरह बाहर निकला और शैतान राक्षस स्वर्ग को हिला देने वाली, धरती को चीर देने वाली आवाज में चिल्लाया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी सच्ची ऊर्जा तेजी से बाहर निकल रही है। नरक तोड़ने वाले गॉड मैमथ की ताकत उस पर बुनियादी स्तर पर हमला कर रही थी, उसे टुकड़े टुकड़े करके नष्ट कर रही थी। हालांकि उसी पल एक और विशाल शैतान राक्षस चिल्लाया और उछल पड़ा। बुरी ऊर्जा की लटें निकलीं। कुछ ने भेड़ के सिर वाले शैतान राक्षस को टेंटेकल की तरह लपेट लिया और कुछ सीधे छोटू के दिल की ओर तेजी से बढ़ीं। यह शैतान राक्षस विस्काउंट के समूह का सबसे ताकतवर विशेषज्ञ था, जो लगभग अलौकिक स्तर की शक्ति रखता था। यह पवित्र बेटी मैनी फ्लावर जैसा ही था, नौवीन जीवन शक्ति के चरम पर और बस एक महान बनने की कगार पर। एक शैतानी पंजा उतरा जिसने छोटू को घेर लिया। उसकी बुरी ऊर्जा उसके कवच को भेद कर उसे शैतान बनाने की धमकी दे रही थी। सच में छोटू का नरकीय देवता कवच पहले से ही बदलने लगा था, तराजू में बदल रहा था, जो शैतानीकरण का पहला संकेत था। सभी ताकतवर राक्षस इंसानों को शैतान बनाने की ताकत रखते थे, जिसमें उन्हें राक्षस में बदलना भी शामिल था। और यह देखते हुए कि यह केकड़े जैसा राक्षस शैतान विस्काउंट 9वीं जीवन शक्ति के स्तर पर था, इसका मतलब था कि 5वीं जीवन शक्ति के स्तर पर कोई भी व्यक्ति इसके शैतानीकरण का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। यह कितनी अविश्वसनीय बुरी शैतान ऊर्जा कला है। छोटू ने जल्दी से अपने नरकीय देवता भाले को वापस खींचा, फिर उसे केकड़े जैसे शैतान की ओर फेंक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, 1000 से ज्यादा भाले निकल आए। कितना ताकतवर इंसान है, शैतान राक्षस ने कहा। अजीब बात है, वह उत्साहित लग रहा था। तुम हमारे पहले से बने शैतानी घेरे के लिए एकदम सही बलि बनोगे। मैं तुम्हें महान स्तर में तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमने यह पूरा जाल उसी मकसद से बिछाया था और तुम खुद ही खुशी खुशी अपने आप को सौंप रहे हो। फुर्र! केकड़े जैसे शैतान राक्षस ने अपने भेड़ के सिर वाले साथी को एक तरफ फेंक दिया, फिर वहां तैयार मुद्रा में छोटू के सामने खड़ा हो गया। विशाल केकड़े जैसा एक शैतान था जिसके 8 पंजे थे और हर पंजा इतना तेज था कि वह पहाड़ों को भी 2 हिस्सों में काट सकता था। उसका चेहरा भी एक भयानक इंसान जैसा था, जिसकी त्रिकोणीय आंखें ऐसी चमकती थीं कि वे किसी के भी दिल और दिमाग में गहराई तक उतर सकती थीं। जो कोई भी उन आंखों में देखता, उसे ऐसा भयानक लगता जैसे उसकी आत्मा को बाहर खींचा जा रहा हो। यह वह ताकत थी जो दुष्ट शैतान विस्काउंटों के पास होती थी, खासकर नॉनरी स्तर पर। एक एक करके बाकी शैतानों ने छोटू को घेर लिया। वे उससे इतने ऊंचे थे कि उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे भेड़िए खरगोश को घूरते हैं। एक शैतान जो लगभग लीजेंडरी बनने वाला था। उसके अलावा भेड़ के सिर वाला शैतान ऑक्टोनरी स्तर पर था और बाकी 3 ठीक उससे नीचे सेप्टेनरी स्तर पर थे। उनमें से हर एक क्रूर, निर्दयी, दुर्भावनापूर्ण, दुष्ट और हिंसक था। जहां तक उन 5 के मिलकर बनाने वाली ऊर्जा का क्षेत्र था, वह क्विनरी लाइफ सीजिंग में किसी को भी सचमुच कुचलने या मिटाने के लिए काफी शक्तिशाली था। हालांकि यह छोटू के लिए उतना खतरनाक नहीं था। जिस भेड़ के सिर वाले राक्षस शैतान पर उसने हमला किया था, वह केकड़े जैसे राक्षस शैतान की मदद से पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अगर उसे बाहर से मदद नहीं मिलती तो वह नारकीय देवता के भाले से अपनी जान नहीं बचा पाता, और प्री हेवन डेविल आई में मौजूद शक्तिशाली बुरी ऊर्जा के बिना उसके लिए इतनी जल्दी ठीक हो पाना मुमकिन नहीं था। उस चीज को मारने में नाकाम रहने के बावजूद छोटू ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि वहां मौजूद सभी शैतान हैरान रह गए। वह सिर्फ एक क्विनरी लाइफ सीजर छात्र था और फिर भी उसने प्री हेवन डेविल आई पर हमला किया और एक शैतान विस्काउंट के दिल में छुरा घोंप दिया। वे शायद ही सोच सकते थे कि उसकी साधना की शक्ति का मतलब क्या था। 5 दुष्ट शैतानों से घिरा होने के कारण छोटू खुद को रोक नहीं पाया। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने अपना भाला लहराया। भूतों की चीखें और देवताओं की दहाड़ गूंज उठीं और स्वर्ग की सफाई करने वाली आग उसके चारों ओर भड़क उठी। नरक से आए शैतानों, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए, मेरे भाले को देखकर कांपना चाहिए। मैं उन देवताओं की सेना का प्रतिनिधित्व करता हूं जो नरक पर राज करते हैं। मैं वह सर्वोच्च प्रभु हूं जो पाताल की सभी नीच प्राणियों पर सर्वोच्च अधिकार रखता है। इसके साथ ही उसने भाले से 5 और हमले किए। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पीछे एक देवता की मूर्ति दिखाई दी जो चीनी मिट्टी के रंग की थी, जिसका सिर हाथी जैसा और शरीर इंसान जैसा था। उसने अपने हाथ फैलाए और अपनी 5 उंगलियां चौड़ी कर लीं, जिससे उस क्षेत्र की सारी बुरी ऊर्जा छोटू के अंदर नरक की आग की भट्टी की ओर बहने लगी। सच में 5 राक्षस शैतानों ने महसूस किया कि वे अपनी खुद की प्री हेवन डेविल आई की बुरी ऊर्जा पर नियंत्रण खो रहे हैं। वाह! 5 भाले सीधे 5 शैतानों के दिलों की ओर बढ़े, जिन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि उनकी बुरी ऊर्जा उनसे दूर जा रही है।
इस भाले की वजह से उनकी शैतानी कलाएं एक सम्राट के सामने सरकारी अधिकारियों की तरह काम कर रही थीं। वास्तव में वे वापस लड़ने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। यह नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के प्रति बुरी तकनीकों की खास प्रतिक्रिया थी। चाहे वे राक्षस शैतान हों, शैतान भूत हों या जॉम्बी हों, जब तक उनमें नरक के गुण थे, नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति उनके अस्तित्व के लिए अभिशाप थी। दहाड़ केकड़े जैसा शैतान चिल्लाया जब उसकी 8 भुजाएं आगे बढ़ीं और एक प्राचीन मोहर बनाई। तुरंत ऊर्जा में बदलाव का एक बड़ा धमाका हुआ। दुष्ट सम्राट की भव्य हथेलियां, 8 विशाल हथेलियां प्रकट हुईं जो दुष्ट थीं। उनसे खून टपक रहा था और उनमें इतनी ऊर्जा थी कि उस इलाके में सब कुछ बिगड़ गया था। उन 8 हाथों ने तेजी से 5 भालों को हरा दिया और फिर भी छोटू को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। वह अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह फिसलता गया और एक के बाद एक हथेली के उभारों को मारकर उन्हें नष्ट कर दिया। अचानक केकड़े जैसा शैतान भयानक रूप से मुस्कुराया और आकार में छोटा होने लगा, जब तक कि वह एक आम आदमी जितना लंबा नहीं हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इससे उसकी शक्ति और भी केंद्रित हो गई और वह और भी शक्तिशाली हो गया। इसके अलावा इसने मानव जैसी सच्ची ऊर्जा का एक रूप भी बुलाया, जो काले कपड़े पहने एक उदास सम्राट था जो सबसे बुरी आभा से भरा हुआ था। छोटू ने इस ऊर्जा कला को दुष्ट शैतानों, दुष्ट सम्राट ऊर्जा की गुप्त विरासत के रूप में पहचाना। अगर वह शक्ति पूरी तरह से प्रीहेवन डेविल आई की बुरी ऊर्जा में समाहित हो जाती तो शायद छोटू के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती। जल्दी से अपने राक्षस शैतान पंखों को निकालकर उसने अपनी असली ऊर्जा फैलाई और इससे पहले कि वह बेचारा सम्राट पूरी तरह से तैयार हो पाता, उसने तेजी से हमला करने वाले तरीके का इस्तेमाल किया। धड़ाम! वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि गायब हो गया और राक्षस शैतान के ठीक सामने आ गया, जहां उसने अपना भाला आगे बढ़ाया जिसमें 99 प्राचीन विशालकाय प्राणियों की ताकत थी। तूफान की तरह वार करो! यह तेज हमला सच में एक तूफान जैसा था, जैसे स्वर्ग के गुस्से का प्रदर्शन। तुरंत ही उस दुष्ट सम्राट को, जिसे केकड़ा जैसा राक्षस बुला रहा था, छेद दिया गया, जिससे उसका पूरी तरह से बनना असंभव हो गया। जवाब में केकड़ा जैसा शैतान अपनी जगह पर घूम गया और भाग गया। छोटू का तेज हमला स्वर्ग से आए किसी देवता के गुस्से जैसा था और नॉनरी लाइफ सीजिंग स्तर पर होने के बावजूद वह जानता था कि अगर वह लड़ता रहा तो वह मर जाएगा। इससे पहले कि कुछ और हो पाता, ध्रुव फिर से गायब हो गया। फिर एक भेड़िए के सिर वाले राक्षस के सामने प्रकट हुआ। जहां तक ध्रुव का सवाल है, ये जीव कमजोर थे। जब वह क्वाटरनरी लाइफ सीजिंग में था तो उसने एक शैतान भूत को खा लिया था जो उससे भी ज्यादा ताकतवर सेप्टेनरी लाइफ सीजर था। अब वह कितना शक्तिशाली है इसे देखते हुए वह आसानी से अपने भाले से एक ही वार में उन्हें मार सकता था। धमाका धमाका धमाका! 3 धमाके हुए जब 3 भेड़िए के सिर वाले राक्षस शैतान फट गए और उनके राक्षसी कोर ध्रुव के नरकंकाल की भट्टी में उड़ गए। फिर नीली रोशनी चमकी जब उसने उनके शरीर को अपनी हार्ट ऑफ द सी थंब रिंग में डाल दिया। आखिरकार उनके शरीर कीमती हिस्सों से भरे थे जिनका इस्तेमाल जादुई चीजें बनाने के लिए किया जा सकता था या अकादमी को योग्यता अंकों के बड़े इनाम के लिए सौंपा जा सकता था। इसके साथ ही वह मुड़ा और उड़ने लगा। उसे केकड़े जैसे शैतान का पीछा करने की कोई इच्छा नहीं थी। आखिरकार उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वह वास्तव में लड़ाई में उसे हरा पाएगा। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि प्रीहेवन डेविल आई ने पहले ही अपनी ज्यादातर गुरुत्वाकर्षण शक्ति खो दी थी। इसके अलावा वह यह भी महसूस कर सकता था कि ज्वाला जलाने वाला बर्तन गायब हो गया था, जिससे यह पता चलता है कि बाकी योद्धा शैतानी समूह से बच निकलने में सफल रहे थे। इस बीच डेविल फाइंड द्वीप के बाहर फ्लेम, क्लियर स्प्रिंग, अरमान, हिलियम और बाकी सभी हवा में तैरते हुए द्वीप और उस पर उड़ने वाले छोटे शैतानों को देख रहे थे। प्रीहेवन डेविल फॉर्मेशन को कमजोर करने में ध्रुव की मदद के कारण वे आखिरकार बाहर निकलने और भागने में कामयाब रहे। यह कहना मुश्किल था कि उन्होंने कितने छोटे शैतानों को मारा। मुझे आश्चर्य है कि भाई छोटू कैसा है। भागना ही मुश्किल था। प्रीहेवन डेविल आई में जो हो रहा था उस पर ध्यान देना तो दूर की बात है, उस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगा। फ्लेम, क्लियर स्प्रिंग, अरमान, जल्दी से अपने अपने संस्थानों के बुजुर्गों को खबर दो। उन्हें तुरंत मदद भेजने के लिए कहो। हमें किसी भी हाल में भाई छोटू को कुछ नहीं होने देना चाहिए। हमें महान बुजुर्गों को बुलाना होगा। मैं अपने कमांड मेडलियन से तुरंत संदेश भेजूंगा। कॉन्क्लेव के योद्धाओं में से एक ने एक बहुत कीमती कमांड मेडलियन निकाला और जरूरी संदेश भेजने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह योद्धा संदेश भेजने वाला था, एक सीटी की आवाज उनके कानों तक पहुंची और एक धुंधलापन दिखने लगा। फिर एक आवाज गूंजी,
भाई अरमान, कोई संदेश भेजने की जरूरत नहीं है, मैं आजाद हो गया हूँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। ये भाई ध्रुव है। भाई ध्रुव? क्या भाई ध्रुव की मौत नहीं हुई? वह कामयाब हो गया। वह स्वर्ग का प्यारा प्रतिभाशाली इंसान है। एक पीढ़ी में ऐसा एक ही होता है, बहुत ताकतवर। सभी लोग दौड़कर ध्रुव को घेर लिया और उसकी असली ऊर्जा के उतार चढ़ाव की तीव्रता से यह महसूस कर सकते थे कि उसने अभी अभी स्वर्ग हिला देने वाली, धरती हिला देने वाली लड़ाई लड़ी थी। ये बात करने का सही समय और जगह नहीं है। चलो हम और फील्ड डेविल द्वीप के बीच कुछ दूरी बना लें। एक बार जब हमें कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो हम थोड़ी बात कर सकते हैं। ऐसा कहकर समूह समुद्र के ऊपर कई हजार किलोमीटर तक उड़ता रहा, जब तक कि उन्हें खिलते हुए आड़ू के पेड़ों से ढका एक द्वीप नहीं मिल गया। वे अब फाइंड डेविल द्वीप से इतनी दूर थे कि उन्हें बुरी ऊर्जा का एक कण भी महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि पास के समुद्र में मौजूद राक्षस भी शांत और चुप थे। जैसे ही वे उतरे, पूरा समूह तुरंत तुम्हारी तारीफ करने लगा। भाई ध्रुव, मुझे लगभग यकीन नहीं हो रहा है कि तुम प्रीहेवन डेविल आई से बच निकले। तुम्हारे बिना हमें उन विस्काउंटों ने मार डाला होता। ध्रुव मुस्कुराया। अरे तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। इसके अलावा मैं तो बस भाग्यशाली था और मुझे शैतानी ऊर्जा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाई अरमान के दोस्त होने के नाते तुम मेरे दोस्त हो, और मैं तो ऐसा ही इंसान हूँ जो अपने दोस्तों के लिए कहीं भी जा सकता है। अचानक मार्शल सेंट्स के घर से त्वरित ने कहा, सब लोग सुनो, भाई ध्रुव की मदद से हम मुश्किल से एक आपदा से बच पाए। मेरा सुझाव है कि हम सब यहीं और अभी भाई बहन बन जाएं। अब से हम साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे, और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। तुम क्या कहते हो? वह एक जोशीला इंसान था, वही जिसने सुझाव दिया था कि वे सभी मिलकर ध्रुव के साथ दुष्ट शैतानों से मौत की लड़ाई लड़ें। ठीक है, बढ़िया विचार है, हिलियम ने कहा, जो उन सभी में सबसे ताकतवर थी। चमकती आंखों से उसने ध्रुव की ओर प्रशंसा से देखा। जहां तक उसका सवाल था, किसी ऐसे व्यक्ति का भाई बनना एक अच्छा विचार था जो अपने दोस्तों के लिए खतरा मोल लेगा और जिसकी बहादुरी और न्याय की भावना आसमान तक पहुंचती है। और भी कसम खाने वाले भाई बहन, ध्रुव ने सोचा, कुछ हैरान होकर। यह विचार उसके मन में आया ही नहीं था और निश्चित रूप से इसीलिए उसने उन्हें नहीं बचाया था। लेकिन एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसे याद आया कि ये सभी लोग अपने अपने संगठनों में बड़े ओहदे वाले लोग थे। कुछ तो बड़े संस्थानों के कॉन्क्लेव योद्धा भी थे। अगर वे सभी भाई बहन बन जाते हैं तो जिंदगी और मौत की स्थिति आने पर वे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली ताकत बन जाएंगे। हालांकि वह हमेशा मदद पर निर्भर रहने वाला इंसान नहीं था, फिर भी उसके ज्यादा भाई बहन होना बुरा नहीं था। ठीक है, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। यह देखते हुए कि हम सभी अभी एक खतरनाक स्थिति में थे, मैं कहूंगा कि कसम खाने वाले भाई बहन बनना बिल्कुल सही है, और हम सभी धार्मिक रूढ़िवादी संगठनों से हैं। यहाँ आड़ू के पेड़ों के इस जंगल में आइए हम सबसे अच्छे दोस्त बने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम में से कौन लड़का है या लड़की, हम भाई बहन होंगे। वास्तव में मैं कसम खाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। इतना कहकर वह घुटनों के बल बैठ गया। बाकी सभी ने भी ऐसा ही किया। उनके दिल धड़क रहे थे। एक साथ घुटनों के बल बैठकर उन्होंने धूप जलाने के लिए मिट्टी का ही इस्तेमाल किया। मैं ध्रुव, मैं हिलियम, मैं अरमान, मैं विषभानु। सभी ने अपना नाम बोला और फिर अपनी आवाज मिला ली। आज आड़ू के फूलों के इस द्वीप पर हम भाई बहन बनने की कसम खाते हैं। हमारे उपनाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम साथ साथ झेंगे और मरेंगे और सम्मान और अपमान साझा करेंगे। हम आत्मा और कर्म में एक साथ बंधे रहेंगे, शैतानों और राक्षसों से दुनिया को बचाएंगे और सभी कठिनाइयों का सामना एक साथ करेंगे। भाई बहन के रूप में हम एक दूसरे के लिए कहीं भी जाने में नहीं हिचकिचाएंगे। किसी भी धोखेबाज को स्वर्ग नष्ट कर दें और धरती मार दे। इसके बाद उन्होंने अपने कपड़ों से धूल झाड़ दी, खड़े हुए और एक दूसरे को गले लगा लिया। ऊर्जा कला के साधकों को स्वर्ग से एक खास जुड़ाव महसूस होता था और उन्हें अपनी इच्छा के प्रति डर और सम्मान होता था। अब उन्होंने स्वर्ग की कसम खाकर भाई बहन बनने की औपचारिक शपथ ली थी, और इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे तुरंत एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस करने लगे। वहां ठीक 15 लोग मौजूद थे। ध्रुव और अरमान के अलावा अलग अलग संस्थानों, बड़े परिवारों या दूसरे ताकतवर संगठनों के 13 सदस्य थे। वे सभी क्विनरी लाइफ सीजर या उससे ऊपर के स्तर के थे और ज्यादातर कॉन्क्लेव शिष्य थे। वे एक ऐसी ताकत थे जो समृद्ध रसीले महाद्वीप में स्वर्ग को हिला सकते थे और पृथ्वी को गिरा सकते थे। और अब ध्रुव उन सभी को भाई बहन मानता था। हिलियम टैबरनेकल ऑफ फ्लेम की एक सहायक प्रमुख थी। विषभानु सन मून इंस्टीट्यूट की एक कॉन्क्लेव छात्रा थी जो सेप्टेनरी लाइफ सीजर थी और प्रकृति के तत्वों को भी डांट सकती थी। बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ वह एक बहादुर और शक्तिशाली योद्धा भी थी। सन मून इंस्टीट्यूट की 2 और महिला कॉन्क्लेव छात्राएं थीं जो विषभानु की दोस्त थीं। वे सगी बहनें थीं और उनका नाम जी शियाओमन और जी शियाओरोंग था। ये 3 लोग समूह में इकलौती औरतें थीं। फिर त्वरित था जो सेप्टेनरी लाइफ सीजर और हाउस ऑफ मार्शल सेंट्स का कॉन्क्लेव छात्र था।
उसके गुरु उसी संगठन के एक लीजेंडरी थे जिससे वह बहुत मशहूर था। अगला था बीरांगर, एक सेनारी लाइफ सीजर और मशहूर मेंग कबीले का युवा सरदार। मेंग कबीले का इतिहास बहुत पुराना था और एक बार उनके सदस्यों में से एक महान ड्रैगन था, ठीक वैसे ही जैसे गू कबीले में था। हालांकि बीरांगर का अपने कबीले में द्वार रक्ष से कहीं ज्यादा ऊंचा स्थान था। इसके बाद सोअरिंग क्लाउड हेवन, सोअरिंग क्लाउड वर्म और सोअरिंग क्लाउड ग्रिड थे, जो सभी क्विनरी लाइफ सीजर थे। वे हाउस ऑफ सोअरिंग क्लाउड्स के खून के भाई थे, जो हाउस ऑफ स्प्रिंग एंड ऑन्टम या हाउस ऑफ मार्शल सेंट्स जैसा संगठन था। अगला था यथार्थ, जो सी गॉड इंस्टीट्यूट का एक कॉन्क्लेव छात्र, एक क्विनरी लाइफ सीजर और अरमान का बड़ा भाई था। उसके बाद वंशक, क्विनरी लाइफ सीजर और ट्रू ड्रैगन इंस्टीट्यूट से कॉन्क्लेव छात्र थे। फिर दक्ष था, जो ट्रू ड्रैगन इंस्टीट्यूट का कॉन्क्लेव छात्र और वंशक का बड़ा भाई था। वह एक क्विनरी लाइफ सीजर भी था। आखिर में सू जिमिंग था, जो असल में किसी संगठन या कबीले का शिष्य या बच्चा नहीं था। उसे अपने दम पर किस्मत मिली थी और उसने चुपचाप साधना की थी ताकि वह क्विनरी लाइफ सीजर बन सके। वह अरमान का दोस्त था और असल में अपना खुद का संप्रदाय बनाने की तैयारी कर रहा था। यह सब तब शुरू हुआ जब उसे एक शाही दर्जे की ऊर्जा कला 8 ध्रुवीय दिव्य संकलन का पहला भाग मिला। एक एक करके ध्रुव अपने सभी नए भाइयों और बहनों से मिला और उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। वे सभी जानते थे कि वह डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से था और वे पहले से ही उसकी ऊर्जा कलाओं से प्रभावित थे। वास्तव में हिलियम बता सकती थी कि ऑक्टोनरी लाइफ सीजर होने के बावजूद अगर वह ध्रुव के साथ असली लड़ाई में उतरी तो वह हार जाएगी। क्विनरी लाइफ सीजर द्वारा ऑक्टोनरी लाइफ सीजिंग में किसी को हरा पाना एक दुर्लभ घटना थी, जो शायद हर 1000 साल में एक बार ही होती है। भाई, हिलियम ने कहा, कौन कभी सोच सकता था कि तुम जैसा प्रतिभाशाली इंसान डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में उभरेगा। जब अंतर संस्थागत मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होगी तो मुझे यकीन है कि तुम अपने विरोधियों को हरा दोगे और पहला स्थान पाओगे। टैबरनेकल ऑफ फ्लेम को देखने के लिए बुलाया गया है, इसलिए मैं जरूर तुम्हारा प्रदर्शन देखूंगी। जवाब में ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। मुझे नाम और शोहरत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस शांति से अपनी साधना करना चाहता हूँ। सच कहूं तो मैं तब तक कोई ज्यादा तमाशा नहीं करना चाहता जब तक कि मैं एक महान इंसान न बन जाऊं। उससे पहले मुझे डर है कि अगर मेरी असली ताकत का पता चल गया तो मुझे मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा? विश्वभानु ने हैरानी से पूछा। क्या किसी को तुमसे कोई दुश्मनी है, छोटे भाई ध्रुव? अगर है तो वे कितने ताकतवर हैं? मुझे मत बताना कि तुम्हारा किसी लीजेंडरी से झगड़ा है। ध्रुव मुस्कुराया। यह मेरा निजी मामला है जिससे मैं तुम सभी को परेशान नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे मानव जैसी सच्ची ऊर्जा का एक रूप बना, जो टूटकर मुट्ठी भर कागज के तावीजों में बदल गया। भाइयों और बहनों, मेरी मानव जैसी सच्ची ऊर्जा में मेरे दिल का थोड़ा खून है। अगर कभी कोई परेशानी आए तो तावीज को कुचल देना और मैं उसे महसूस कर लूंगा, और उसके बाद 10,000 पहाड़ और नदियां मेरी मदद करने से मुझे नहीं रोक सकती। ऐसा कहकर उसने कागज के ताबीज वहां मौजूद सभी लोगों पर फेंक दिए। तावीज उठाते हुए हिलियम ने कहा, ध्रुव, अगर तुम्हारा यही रवैया है तो तुम हमारे साथ सच्चे भाई बहनों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो। तुमने हमें बचाने के लिए प्री हेवन डेविलाई की गहराई में जाने की हिम्मत दिखाई। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? सच तो यह है, भले ही वह लीजेंडरी हो, फिर भी हमें डरने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार हम में से हर एक के पीछे एक बड़ी ताकत का साथ है ना? सच कहा जाए तो हम सभी 15 लोग मिलकर पूरे महाद्वीप को हिला सकते हैं। फिर हम किससे डरेंगे? हिलियम टैबरनेकल ऑफ फ्लेम के प्रमुख का बेटा था, जो एक मशहूर लीजेंडरी था, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह इतना आत्मविश्वास से भरा था। ध्रुव ने आह भरी। ठीक है, सच कहूं तो ये क्राउन प्रिंस सोसाइटी है। क्या तुमने उनके बारे में सुना है? क्राउन प्रिंस सोसाइटी? चेहरे मुरझा गए और कुछ लोगों की सांसें भी थम गईं। भाई ध्रुव, मुझे मत बताना कि तुम्हारा दुश्मन क्राउन प्रिंस सोसाइटी का नेता है, मशहूर क्राउन प्रिंस खुद। मैंने सुना है कि वह स्वर्ग से आया एक देवता है जो नश्वर दुनिया में उतरा है जब उसकी माँ ने एक गिरते हुए तारे का सपना देखा था। वह निश्चित रूप से कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। ठीक है, मैं खास तौर पर उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। पूरी कहानी ये है। इसके साथ ध्रुव ने बताया कि कैसे फनायरा ने उसे धोखा दिया, डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में शामिल हो गया, क्राउन प्रिंस का ध्यान खींचा और आखिर में पैट्रियार्क विंड और क्लाउड को अपना गुरु बना लिया। अगर मैं लीजेंडरी स्तर तक पहुंच जाता हूं तो मैं क्राउन प्रिंस जैसे लोगों से लड़ने में सक्षम हो सकता हूं। तुम सही कह रहे हो, अरमान ने कहा। यह थोड़ी मुश्किल वाली बात है। सच तो यह है कि भले ही हम सब समृद्ध सुंदर महाद्वीप के सबसे ताकतवर संगठनों से जुड़े बड़े लोग हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस हमसे भी ऊंचे पद पर है। उसके हाथ के एक इशारे से ही पूरे देश में अराजकता फैल सकती है। हालांकि भले ही वह अब और भी ज्यादा ताकतवर हो, अगर तुम उस पर हमला करते हो भाई, तो हम सब तुम्हारे साथ होंगे। सही है, ट्रू ड्रैगन इंस्टीट्यूट के वंशक ने कहा। मैं स्वर्ग या धरती की किसी भी चीज से नहीं डरता,
लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। कहा जाता है क्राउन प्रिंस सोसाइटी वाकई बहुत ताकतवर है। उन्होंने हमारे ट्रू ड्रैगन इंस्टीट्यूट के मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया है। सच में वहां के कुछ योद्धा सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और सोसाइटी के आशीर्वाद से वहां के तथाकथित शाखा के नेता अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ गए हैं। हर कोई जानता है कि क्राउन प्रिंस कितना महत्वाकांक्षी है। वह अकेले ही चारों संस्थानों के सभी योद्धाओं को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे बिना लड़े ऐसा करने देंगे, है ना? आप ठीक कह रहे हैं भाई वंशक, ध्रुव ने पूछा। वैसे क्या आपके संस्थान में वाणी नाम की कोई युवती है? वह शायद पहली साल की छात्रा होगी। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि वह कैसी है। नए योद्धा? मैं आमतौर पर ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देता जो इतने निचले स्तर के हों। आखिरकार वंशक जैसे कॉन्क्लेव के योद्धा और एक नए योद्धा के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर था। हालांकि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो वाणी नाम जाना पहचाना लगता है। मुझे पूरा यकीन है कि लीजेंडरी बुजुर्गों में से किसी एक ने उसे पसंद किया और उसे अपना खास शिष्य बना लिया। उसकी पृष्ठभूमि काफी प्रभावशाली रही होगी। क्यों? क्या तुम उसके करीब हो? उसके साथ गहरा रिश्ता? हाँ, कुछ हद तक। मैंने एक बार उसकी जान बचाई थी, लेकिन दूसरी तरफ वह थोड़ी दुश्मन भी है। मेरे कबीले ने उसके कबीले को उस शहर से बाहर निकाल दिया जहां से हम दोनों आते हैं। उसने थोड़ा और समझाया, फिर कहा, मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह मर जाए। अगर ऐसा होता तो मैंने उसकी जान नहीं बचाई होती। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या वह युद्ध के हथियारों को जेड और रेशम के तोहफों में बदलने को तैयार होगी, जैसा कि कहावत है। सच में यही एक वजह है कि हमने उसके यान कबीले को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय उसे भगा दिया। वंशक ने सिर हिलाया। मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है भाई। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे हालात समझा दूंगा। दुश्मनी बढ़ाने के बजाय झगड़ा खत्म करना हमेशा बेहतर होता है। अब हम चारों संस्थानों के योद्धा हैं। हमें कबीले के झगड़ों को ज्यादा जरूरी चीजों में दखल नहीं देने देना चाहिए। इस मौके पर हिलियम ने कहा, छोटे भाई ध्रुव, जिंदगी में हमेशा बहुत सारे मामले होते हैं जिनसे निपटना होता है और ऐसा करने के लिए बहुत कम समय होता है। हम सब अब भाई बहन हैं, इसलिए भविष्य में हमारे पास किसी भी जरूरी मामले को सुलझाने के लिए बहुत समय होगा। अभी के लिए हम सबका घर लौटने का समय है। बड़ा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आने वाला है और हम सब तुम्हें प्रतियोगिता में आगे बढ़ते देखने के लिए बेताब हैं। ध्रुव ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, मैं तुम सभी से फिर से मिलने का इंतजार करूंगा। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्रुव डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट वापस जाने और जीवन शक्ति के झरने का अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक था। अगर वह एक या दो स्तर और ऊपर उठ सकता है तो अगर उसका किसी लीजेंडरी से सामना होता है तो वह कम से कम अपना बचाव कर सकेगा। अब मैं विदा लेता हूँ भाई, जब तुम्हें समय मिले तो हमसे मिलने आना, हम तुम्हारा खूब मनोरंजन करेंगे। सभी ने अलविदा कहा। आखिरकार समूह के बाकी 14 लोग 7 दिन और 7 रातों से प्रीहेवन डेविल फॉर्मेशन में फंसे हुए थे। उन्हें अपनी असली ऊर्जा को फिर से भरने और फिर उस अनुभव पर विचार करने के लिए समय चाहिए था। घटना से फायदा उठाने और उसकी वजह से कुछ तरक्की करने का यही एक तरीका था। हिलियम सबसे पहले हवा में उड़ा और फिर तेजी से दूर चला गया और बाकी सभी ने भी उसका पीछा किया।